चलिए सर क्लास स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सर, लेक्चर नंबर 1 कैफ 3 CMA कॉस्टिंग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जी सर, हम लोग पढ़ रहे हैं सितंबर 23 अटेम्प्ट के लिए। इंशाल्लाह इसी अटेम्प्ट में हम लोग पास करेंगे। और सारा डेट हो चुकी है 20 मार्च। और टॉपिक हमारा पहला स्टार्ट हो रहा है बेसिक कॉस्टिंग। चले सर भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लें, हेलो हाय कर ले, और फिर हम लोग सिलेबस डिस्कस करते हैं, पढ़ने की स्ट्रेटजी डिस्कस करते हैं, और फिर हम लोग अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। अच्छा ये स्टार्ट करते हैं सर। मेरा नाम तलहा शाहिद है। मैंने अपने कॉर्पोरेट करियर का स्टार्ट किया था 2011 में के इलेक्ट्रिक से जो है मैंने नौकरी स्टार्ट की थी। के इलेक्ट्रिक में हम लोग कॉस्टिंग करते थे। कौन सी कॉस्टिंग करते थे जनाब? ये जो आपके PMT होते हैं, ट्रांसफार्मर जो लगे होते हैं, जब ये खराब हो जाते हैं, फॉल्ट आ जाता है, बारिशों में, गर्मी में ज्यादा आ जाता है, तो हम लोग इसकी कॉस्टिंग करते थे कि जनाब इसको रिपेयर करने में कितनी कॉस्ट आ रही है, या फिर हम इसको नया खरीदना है, या हम खुद इन हाउस रिपेयर कर लें, या तो फिर हम लोग बाहर से बनवा लें किसी थर्ड पार्टी से, किसी कॉन्ट्रैक्टर से। ये काम आ करता था। फिर 2 साल में तकरीबन नवंबर के 2012 में फिर मैं स्विच कर गया था यूनुस टेक्सटाइल में। वहां पे भी कॉस्टिंग वाला काम है, कपड़ा बन रहा है, कितनी कॉस्ट आ रही है। 4 साल वहां पे काम करने के बाद फिर मैं चला गया था नेशनल रिफाइनरी में, NRL में। 4 साल वहां पे भी आपको पता है नेशनल रिफाइनरी में जमीन से क्रूड निकलता है, उसको ये लोग प्रोसेस करते हैं और पेट्रोल डीजल बना के बेचते हैं। 4 साल वहां पे काम करने के बाद फिर मैं चला गया था PICT में, जहां पे जहाज शिप आते हैं, कंटेनर उतरता है और फिर उसके पैसे रहते हैं। उसके बाद फिर जो है फाइनली मैंने सोचा कि यार क्यों ना टीचिंग की तरफ आया जाए फुल टाइम। टीचिंग में कर रहा था तकरीबन 2015 से। KNS के अंदर मैं 2015 से पढ़ा रहा हूं। और पहले आप लोगों का एक पेपर हुआ करता था, अभी भी है लेकिन उसका सिलेबस स्कीम चेंज हो गई है। एक पेपर होता था जनाब FAR 1, उसके अंदर कॉस्टिंग का एक पोर्शन होता था, तो कॉस्टिंग का पोर्शन मैं पढ़ा रहा था। तो फिर उसके बाद से जब से आपकी नई स्कीम आई है जिसमें कॉस्टिंग पहले आ गया, तो इसमें मैं कॉस्टिंग पढ़ा रहा हूं। और ये कोई मेरा कॉस्टिंग का फुल फ्लेज तीसरा बैच आ रहा है। ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। पिछले 2 बैच गुजर चुके हैं सर, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे बैच गुजरे, बहुत अच्छे बैच गुजरे हैं। और ये तीसरा बैच गुजरा है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा गुजरेगा इंशाल्लाह। चलें सर, सब पढ़ाई का तरीका क्या होगा सीख लेते हैं। सर आज हमारा कौन सा है? लेक्चर नंबर 1। सर कोर्स आपका खत्म होगा इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 75 पे। लेक्चर हमारा खत्म होगा 75 पे। 75 वाले लेक्चर जितनी जल्दी करवा लो, जितनी देर करवा लो, वो तुम लोग के ऊपर है। मेरा अपनी दिली ख्वाहिश होती है और मैं करता ही हूं कि सर एग्जाम से 1 महीना पहले ये 75 तक पहुंच जाऊंगा। 1 महीने तुम लोगों को मिले तो मेरी तो कोशिश होती है। हाँ ये अटेम्प्ट थोड़ी टफ गुजरेगी, रमजान ईद वाला सीन है ओके, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे, जान मारेंगे कि सर हम इसको 75 जो है वो लेक्चर यानी कि अपना कोर्स कंप्लीट जो है वो हम लोग 1 महीने पहले कर लें। पूरी कोशिश होगी। डन है सर। सर पहले सिलेबस डिस्कस करते हैं और फिर अपनी पढ़ने की स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं और फिर हम लोग अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। चलिए सर, सिलेबस आप लोग पहले से हाथों हाथ लिखते रहो। सर ये हमारा सिलेबस है, ये हमारा सिलेबस है, इसको कॉपी कर लो। फिर सिलेबस को जरा डिस्कस करते हैं, पढ़ने की स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं, कैसे पढ़ेंगे, किस तरह से पढ़ेंगे, किन चीजों से पढ़ेंगे। जी तारिक मलिक, मैं बोल नहीं रहा था तो इसलिए आवाज नहीं आ रही, अब बोल रहा हूं, अब आ रही है आवाज। सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पूरी लाइन में क्या लिखा है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वेरिएंसेस। रीड कर देता हूं जनाब मैं। हमारे सिलेबस को 3 कैटेगरी के अंदर स्प्लिट किया एग्जामिनर ने। एक है मेरे पास कॉस्ट एसोसिएट विद प्रोडक्शन, कॉस्ट फ्लो, और तीसरा मेरे पास कॉस्ट मैनेजमेंट एंड प्लानिंग। पहले पोर्शन इस वाले टॉपिक के एग्जाम में कितनी वेटेज होगी? 35 से 45 मार्क्स। इस वाले पोर्शन में जिसमें 4 चैप्टर डाले गए हैं कितनी वेटेज होगी जनाब? 20 से 30। और इस वाले पोर्शन की आपके पास कितनी होगी? 30 से 40। इसके दरमियान एग्जाम में टेस्ट हो रहा होता है। अच्छा सर पहला चैप्टर हमारा रीड कर देता हूं, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। स्टडी टेक्स्ट के अंदर इसका चैप्टर नंबर 1 है।
लेबर स्टेट एक्सपेंस का चैप्टर नंबर 5 है, फैक्ट्री ओवरहेड स्टेट एक्स में चैप्टर नंबर 3 है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, कॉस्ट फ्लो टू प्रोडक्शन, प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और टारगेट कॉस्टिंग, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ईओक्यू, सेफ्टी स्टॉक और रेलिवेंट कॉस्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग। ये हमारा सिलेबस है बॉस, इसको कॉपी करो, फिर डिस्कस करते हैं पढ़ने की स्ट्रेटेजी। डन है बॉस, कॉपी कर लिया सबने? चले सर आगे बढ़ते हैं। सर ये हमारा सिलेबस है पूरा, जो कि हमने कंप्लीट करने ऑलमोस्ट 75 लेक्चर्स के अंदर। आज हमारे लेक्चर नंबर 1 है। सर पढ़ने की स्ट्रेटेजी क्या होगी, किन चीजों के ऊपर हम फोकस करेंगे? स्टडी स्ट्रेटेजी। यस बॉस, देखिए सर पढ़ने का तरीका, कॉस्टिंग का पर्चा पास करने का तरीका, ये शायद आप लोगों ने सुना हुआ होगा कि कॉस्टिंग का पेपर ग्रुप ए के अंदर मुश्किल समझा जाता है। ऐसा ही है, ऐसे ही है। जब भी बच्चा इसको पहले टाइम में नॉर्मली अडॉप्ट नहीं कर रहा होता, 1 to 4 दे रहे होते हैं और फिर जाके अडॉप्ट कर रहे होते हैं। सर वजह क्या है इसकी, रीजन क्या है, देख लेते हैं जनाब। सर पढ़ने का हमारा तरीका क्या होगा? देखिए सर, सबसे पहले तो हमें कॉन्सेप्ट बनाने पड़ेंगे। सर अगर आपके कॉन्सेप्ट हिले में तो सर ये पेपर पास करना मुश्किल हो जाएगा, सर कॉन्सेप्ट पे बड़ा जोर, बड़ा फोकस होना चाहिए। रट्टाफिकेशन नहीं चल पाएगी कॉस्टिंग में, सब इधर उधर हो जाएगा। सर कॉन्सेप्ट बड़े स्ट्रांग होने चाहिए। सर कॉन्सेप्ट बनाने का हमारा तरीका क्या होता है? सर कॉन्सेप्ट बनाने का तरीका ये होता है कि आपको एक बुक दी जाएगी, जो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के अंदर मिल जाएगी। सर आपको बुक दी जाएगी, उस बुक के अंदर जो एग्जाम्पल क्वेश्चन है, सर वो एग्जाम्पल क्वेश्चन होते छोटे चिल्लड़ सवाल है, लेकिन उसमें कॉन्सेप्ट बन रहे होते हैं, एग्जाम्पल क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, वो चिल्लड़ सवाल एग्जाम में नहीं आते। वो चिल्लड़ सवाल इसलिए कराए जाते हैं ताकि उससे आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो सके, ताकि आप बड़े सवालों की तरफ आ सको, सबसे पहले किस पे काम करना पड़ेगा सर? कॉन्सेप्ट पे काम करना पड़ेगा। उसके बाद आपको ढेर सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सर प्रैक्टिस में आप क्या करेंगे बॉस? सर प्रैक्टिस के अंदर हमारे पास जो हमारा फोकस होता है बॉस, वो आईकैप के पास्ट पेपर का फोकस होता है। हमारा फोकस किस पे होता है बॉस? आईकैप के पास्ट पेपर है। सब कब से पास्ट पेपर करवाते हैं आप? ऑटम 2009 से जो हमारी लास्ट अटेम्प्ट हुई है जनाब, स्प्रिंग यानी कि मार्च 2023। सर ये सारे के सारे आपने सवाल करने हैं, बहुत सारे, लेकिन हो जाते हैं। अभी से लेके अगर आप टाइम देखोगे एग्जाम तक हो जाते हैं। सर ये सारे सवाल आपको एक दफा तो लाजमी करना है। इसके 90-95% सवाल मैं क्लास में करा दूं तो 90-95%, बाकी 5-10% आपको होमवर्क दिया जाता है। सर होमवर्क मॉडल के बगैर कॉस्टिंग का पर्चा पास करना मुश्किल है। सर वजह क्या है? सर सिनेरियो ये है कि कॉस्टिंग के पेपर में पहली बात तो ये कि सर कॉस्टिंग का कोई पैटर्न नहीं है, किस तरह से सॉल्व करें, क्या करें, सर कोई पैटर्न नहीं है इसका। आप लोगों ने अकाउंटिंग पढ़ी, पीआरसी के अंदर पढ़कर आए हो। सर अकाउंटिंग वहां पे फाइनल अकाउंट बनाते थे तो पैटर्न पता होता, सर ट्रायल बैलेंस देगा, 8-10 3-4 एडजस्टमेंट देगा, मैं मजे से जो है वो इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना लूंगा। पता है हम लोगों को सर कॉस्टिंग में किस फॉर्मेट से होगा नहीं पता। जितने भी फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन थे सर वो तकरीबन मोर और लेस एक ही जैसे होते थे। पैटर्न, यहाँ पे एक सवाल का पैटर्न ही अलग होता है, हर सवाल एक दूसरे से अलग होता है। सर सवाल ही पैदा होता है कि सर करें कैसे, मुश्किल नहीं है, आसान है। सर करें कैसे? सर हर सवाल एक दूसरे से अलग है। तो सर यहाँ पे होमवर्क मॉडल काम आता है, क्योंकि एग्जाम में जब सवाल करने के लिए जाओगे बॉस वो कोई नया सवाल होगा, वहां पे चेक करना है कि सर आपका दिमाग चल रहा है नहीं चल रहा। मैं क्लास में सारे सवाल करा दूं ना, सही है, आप घर जाके अगर नहीं करोगे सर मजा नहीं है, एग्जाम में नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे। नए सवाल खुद से करोगे तो फिर दिमाग चलना आपका शुरू होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा काम दिमाग चलवाना है कि सर आपका दिमाग चलना आना चाहिए। डन हो गया बॉस? तो होमवर्क मॉडल लाते हैं, होमवर्क इसी में से दिए जाएंगे और फिर वो होमवर्क के मैं आपको सोल्यूशन दे दूंगा, और वीडियो सोल्यूशन बने हुए हैं तो आपको उसको वीडियो सोल्यूशन का लिंक दे दूंगा कि जहां आप फंसो वो तुम देख लेना, इससे ये स्ट्रेटेजी हम करेंगे तो बेस्ट रहेगी। तीसरा सर टेस्ट मॉडल लेके चलेंगे।
हर टॉपिक के साथ 2 टेस्ट करेंगे हम लोग, एक टॉपिक के बीच में और एक टॉपिक के एंड पे। ये जरूरी है, मुझे पता कोई देने नहीं आता, सही है, ये हिस्ट्री रही है, इस बार भी यही होगा, सही है। हाँ, अभी इस टाइम में मोटिवेशन लेवल होता है सबका कि नहीं सर आएंगे, लेकिन जब सेशन स्टार्ट होता है ना तो हमें पता होता है। ठीक हो गया बॉस? सर ये हमारे पढ़ने की स्ट्रेटेजी होगी। आपको यहां से, अच्छा हाँ एक चीज और सर, 5वीं चीज, खुदा के वास्ते देखो, जब से ये पोर्टल सिस्टम आया ना, रिकॉर्डिंग सिस्टम आया है, तो पेंडिंग लेक्चर का एक कॉन्सेप्ट चला गया। रीजन ऑफ फेलियर सबसे बड़ा ये है। क्यों सर? देखिए, आपको पता है लेक्चर रिकॉर्ड होके जो है वो मिल जाएगा आपको पोर्टल के अंदर। अब लोगों की ना प्रायोरिटीज चेंज हो गई है। क्या प्रायोरिटीज चेंज हो गई है कि सर मैंने जो है ना वो कहीं घूमने फिरने जाना है, दूसरा काम करना है, उसको हम कर ले, और लेक्चर जो है ना वो तो कल ले लेंगे। सर ठीक है, एग्री, ले लो, मसला नहीं है, लेकिन कल ले लो। अगर कल से आगे गया ना तो बेड़ा गर्क हो गया, यहाँ पे बेड़ा गर्क हो गया। मैंने लाइब्रेरी के अंदर देखा है स्टूडेंट को, हमारी भी क्लास चल रही है ना, 8, 10, 15, 20 तक मस्त चलेगा, सब बिल्कुल फुल मोटिवेटेड। 1-2 लेक्चर आपके पेंडिंग में गए, आप ढीले पड़े और सारा सीरीज आपकी पेंडिंग में चली गई। फिर आप बोलते हैं जब सेशन एंड हो जाएगा ना, 1 महीना बचेगा, उसमें पेंडिंग लेक्चर खींचेंगे। सर वो कहानी खत्म। फिर एंड में ना बच्चा आके फिर ड्रॉप कर रहा होता है, बोलता है यार अब ये कोर्स छोड़ देते हैं, ये कोर्स छोड़ देते हैं। तो इसका ख्याल रखना कि भाई पेंडिंग लेक्चर नहीं जाने चाहिए, पेंडिंग लेक्चर नहीं जाने चाहिए बॉस। पेंडिंग लेक्चर गए, समझो आप फेलियर की तरफ जा रहे हो। छुट्टी हो गई है, हमारा पोर्ट लेक्चर रिकॉर्ड हो जाता है रात में, अगर शाम की क्लास होता है तो नेक्स्ट डे रिकॉर्ड हो रहा होता है डेफिनेटली सर, लेकिन फौरन उसको लेक्चर को कंप्लीट कर लो, लेक्चर को फौरन कंप्लीट कर लो। और अगर पेंडिंग लेक्चर चले गए हैं बॉस, अगर पेंडिंग लेक्चर चले गए तो खुदा के वास्ते रिकॉर्डिंग वालों नॉर्मल स्पीड पे लेना भाई, खुदा के वास्ते नॉर्मल स्पीड, 2x पे, 1.2x पे, इस सब पे नहीं लेना, इस सब पे नहीं लेना, पहली बात। सर दूसरी बात, हाँ अब तो ये तो खैर पुराना वर्जन हो गया है, ये स्पीड वाला 2x वाला 3x वाला, ये तो पुरानी कहानी हो गई है। अब हो गई है सर 2-3 लेक्चर ले लो, बस चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये भी नहीं करना भाई। एक अगर चैप्टर पे मैं 6-8 क्लासें लगा रहा हूं तो इसका अंदर उसकी वैल्यू है भाई, इसका अंदर जब इस पे इतनी क्लासें लगाई जा रही थी, प्रैक्टिस कराई जा रही है। तो पेंडिंग लेक्चर नहीं होने चाहिए, और अगर पेंडिंग लेक्चर चला जाता है, रिकॉर्डिंग वाले, ऑनलाइन वाले, भाई इसको नॉर्मल स्पीड पे लेना है। हमारी लेक्चर जो है ना वो 2.5 घंटे से ज़्यादा नहीं होते, हमारी जो क्लास लगती है वो 2.5 घंटे से ऊपर नहीं लगती, 2 से 2.5 घंटे के दरमियान की होती है, इससे ज़्यादा हम लगते ही नहीं है। ओके, बीच में 15 मिनट का ब्रेक लगा लो तो अफेक्टिवली वो 2.25 घंटे की होती है, तो वो नॉर्मल स्पीड पे लेनी है। डन हो गया बॉस? डन हो गया। अच्छा सर, इसके अलावा सर स्टडी मटेरियल आपको बुक दिया जाएगा। सर स्टडी मटेरियल में आपको बुक दी जाएगी, नेक्स्ट वीक को आपको बुक मिल जाएगी, उसके अंदर ऑटम 2009 से और लास्ट टाइम तक के सारे पास पेपर है, वो सारे के सारे पास पेपर आपने करने हैं बॉस। अगर नहीं करेंगे तो पेपर देने मत जाना, ये बात याद रखो, नहीं करोगे तो पेपर देने मत जाना, वो पेपर आपने करने पड़ेंगे। डन हो गया बॉस? और किसी का कोई क्वेश्चन है? और फिर हम पहला टॉपिक स्टार्ट करें अपना। डन है सर? रजिस्टर प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए। पेपर पास होने का तरीका ये होता है बॉस, आपका रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए सही से तरीके से। सर कैसे रजिस्टर मेंटेन करेंगे? सर मैं ऐसे लेके चलता हूं लेक्चर नंबर 1 2 3 4 75 तक, तो आपके रजिस्टर में हेडिंग बनी हुई चाहिए, सर ये लेक्चर नंबर 1 है, ये लेक्चर नंबर 2 है। भाई वजह जब तुम रिवाइज करोगे तो डेफिनेटली कुछ चीजें भूल चुके होगे, तुम्हें याद दिलाने की जरूरत पड़ेगी। तो सर आपके पास पोर्टल का एक्सेस होगा, उसमें सारे लेक्चर ऐसे लगे होंगे, लेक्चर नंबर 1 2 3 4 5 से आपके रजिस्टर में होगा कि सर ये लेक्चर नंबर 15 के अंदर है, लेक्चर नंबर 18 के अंदर है। तो पोर्टल से खोला आपने, लेक्चर नंबर 15 में देख लिया, अच्छा सर ने यूं करके समझाया था, तो 2 से 3 मिनट के अंदर वो क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। एग्री करते हो? टाइम तुम्हारा सेव हो जाएगा। अगर तुम लेक्चर नंबर नोट नहीं करोगे तो सर इधर उधर भटकते रहोगे, मसले मसाइल पैदा होंगे। एग्री करते हो? चले सर, अच्छा क्या सब लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हैं? जो व्हाट्सएप पे ऐड नहीं है, ये मेरा नंबर है भाई, ये मेरा नंबर है सर, मुझे जो है ना वो व्हाट्सएप कर देना, लिख देना KF3 और व्हाट्सएप ग्रुप, तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा, उसमें ऐड हो जाना। KF3 व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें लिंक भेज दूंगा, उसमें ऐड हो जाना। अच्छा जी, होमवर्क का मैं बहुत स्ट्रांग फॉलोअप करता हूँ,
होमवर्क का मैं बहुत स्ट्रांग फॉलोअप करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि होमवर्क किए बगैर जो है वो पेपर पास नहीं होगा, तो होमवर्क होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चले सर, इसके अंदर थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूं, अभी तो तुम लोग को नहीं पता ये चैप्टर क्या है क्या नहीं है, तुम लोग कुछ नहीं पता, सही थी। इसमें जो बड़े चैप्टर है जिसमें हमारा टाइम लगता है, सर एक प्रोसेस पे लगेगा, वेरिएंसेस पे लगेगा, सीवीपी पे, रेलिवेंट कॉस्टिंग पे, बस ये 4 चैप्टर हमारे हैं जो कि 8-8, 10-10 क्लासें ले जाएंगे, यानी कि तकरीबन समझो 75 में से 35 से 40 लेक्चर ये क्लासें ले जाएंगे, और एग्जाम में इनके बगैर पेपर नहीं बनता, ये लाजमी होता है। खैर हाँ, पास होने का एक और तरीका, सर कुछ चीजें छोड़ के नहीं आनी, 100% तैयारी के साथ पेपर देने जाना है। डन है बॉस? अच्छा जी, शुरू में पहला चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको कॉस्टिंग की बेसिक बनानी पड़ेगी, तो मेरी तकरीबन 4 से 5 क्लासें बेसिक की होती हैं, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट बनाए जाते हैं। वो बेसिक कॉन्सेप्ट जितने स्ट्रांग होंगे आपकी आगे की स्टडीज, आगे की कॉस्टिंग उतनी ज्यादा समझ में आएगी। सर कॉस्टिंग के बारे में ये कहा जाता है ये कैलकुलेशन वाला पेपर है या फिर थ्योरेटिकल वाला पेपर है। अच्छा सर ये पेपर जो है वो कैलकुलेशन वाला पेपर है। पेपर के बारे में थोड़ी डिस्कस करते हैं, पेपर कैसा होगा। सर ये पेपर कैलकुलेशन वाला पेपर है, लेकिन पिछले 2 अटेम्प्ट से सर 15 मार्क्स की थ्योरी आ रही है, पिछले 2 अटेम्प्ट से 15 मार्क्स की थ्योरी आ रही है। सर थ्योरी क्या आ रही है? सर थ्योरी आसान आ रही है, मतलब वो आ रही है जो आपने क्लास के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़े हुए उस कॉन्सेप्ट को आपने अंग्रेजी के अंदर लिख देना है। लेकिन हम लोग जाहिर सी बात है थ्योरी की तरफ एग्जामिनर चला गया है, तो हमें थ्योरी को भी देखना पड़ेगा, हमें थ्योरी में भी थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। डन है? फिर बॉस सर इस पेपर के अंदर कोई एमसीक्यूज नहीं है, 100 मार्क्स का पेपर है और आपको सिर्फ और सिर्फ 50 मार्क्स लेने, आधे। जितने भी क्वेश्चन आएंगे सर मुझे नहीं पता कितने आएंगे, जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे के सारे क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने, 8 आए 10 आए 15 आए नहीं पता। एमसीक्यूज नहीं है। अच्छा कुछ पेपर के अंदर एमसीक्यूज हैं आईकेएफ के, और कुछ पेपर के अंदर एमसीक्यूज नहीं है, इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर नहीं है। डन बॉस? किसी को कोई सवाल है तो पूछ लो। कोर्स हमारा इंशाल्लाह एक महीने पहले हम एंड कर देंगे इंशाल्लाह। 75 लेक्चर फिट है? किसी को कोई सवाल? किसी का कोई पीआरसी का पेपर है अभी कल परसों तरसों? कोई भी नहीं है? फिट है बॉस? स्टार्ट करें। चले सर पढ़ने नहीं जा रहे हैं। सर सबसे पहले मेरी तकरीबन 4-5 क्लासें लगी इंट्रोडक्शन की, मैं कॉस्टिंग की थोड़ी बेस बना लूं, थोड़ी बेसिक कर लो, इंट्रोडक्शन बना लूं, ताकि हमारे बाकी चैप्टर पढ़ने में आसानी हो जाए। चले सर बिठाऊंगा मैं। चले बॉस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें बेसिक डिस्कस करनी है। पेपर कौन सा है बॉस हमारा? सर पेपर का नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सर पेपर का नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। चले सर सबसे पहले हम पेपर को समझते हैं कि सर ये पेपर है क्या, ये पेपर है क्या। बॉस मुझे एक बात बताओ, अकाउंटिंग क्या होती है? सर जी मुझे बताइए अकाउंटिंग क्या होती है? बोलो 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 बोलो, शाबाश। हाँ यस सर। सर अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? सर हम लोगों ने पीआरसी के अंदर पढ़ा, अकाउंटिंग का मतलब है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। सर अकाउंटिंग का मतलब क्या? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। सर क्या मतलब? सर हमने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। क्या करना है बॉस? ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। सर ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है मेरे भाई लोग? ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? सर कुछ भी इवेंट हुआ, कुछ भी हैपनिंग हुई, कुछ भी अकरेंस हुई, उसको रिकॉर्ड करना। फॉर एग्जांपल सर मैंने बोला कि एम्प्लॉय ने काम किया, उनको तनख्वाह देनी है, ये ट्रांजैक्शन है। फॉर एग्जांपल बिजली का बिल आया, सर ये ट्रांजैक्शन है। रेंट मंथ एंड हो गया, रेंट अक्रू हुआ, भले से मैंने पे नहीं किया लेकिन अक्रू हो गया, वो मेरी ट्रांजैक्शन है। सर ये ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने को मैं क्या कहता हूं बॉस? अकाउंटिंग। सर रिकॉर्ड करने को, कोई मैंने माल बेचा, ट्रांजैक्शन है। मैंने परचेजेस किए, ट्रांजैक्शन है। ऐसा
ऐसा सर इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने को मैं क्या कहता हूं? अकाउंटिंग। सर मैंने बोला रिकॉर्ड कैसे किया जाता है? सर रिकॉर्ड करने का मतलब बुक कीपिंग, रिकॉर्ड करने का मतलब बुक कीपिंग। सर आप एक रजिस्टर ले लें, आप एक रजिस्टर ले लें, उसमें आप उर्दू में लिख दीजिए कि सर मैंने इतने बंदे को माल बेचा, इंग्लिश में लिख दे सर मैंने फला बंदे को 5000 का माल बेचा, ऐसा ऐसा सर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई मना करने वाला नहीं है, कोई मना करने वाला नहीं है। अच्छा जी, पूरे महीने आप यही लिखते रहे, पूरे साल आप ये रखते रहे कि मैंने इसको माल बेचा कैश पे, इसको मैंने माल बेचा उधार पे। एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर ऑडिटर ने बोला भाई ये बताओ कि आपको पूरे साल में आपने सेल कितनी की है, क्या आप बता पाएंगे? यस सर बता देंगे, लिखा हुआ तो है ना, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। एग्री करते हो? लेकिन उसपे टाइम लगेगा। आप जाएंगे रजिस्टर के पर्चे पलटेंगे, कैलकुलेटर पे प्लस 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 करेंगे, आप बता देंगे सर टाइम लगेगा। आपने उसको 1-2 घंटे बाद बताया कि सर आपने 9 लाख रुपए की सेल की है, फिर उसने बोला अच्छा ये बताओ इसमें कैश में कितनी की है, क्रेडिट में कितनी की है। फिर आप गए, फिर आपने सर दोबारा टाइम लगाया, फिर 1-2 घंटे लगा दिए, फिर आपने जाके बताया, फिर उसने बोला अच्छा ये बताओ कि सर हमने जो है ना वो जिनको उधार पे माल बेचा था उन्होंने पैसे दे दिए, कितने पैसे अभी भी रुके हुए हैं, अभी भी कितने पैसे फंसे हुए हैं, क्या वो बता पाएगा? यस सर बता देगा, लेकिन आपको फिर टाइम लेगा। मैंने बोला सर ऐसे तो जिंदगी नहीं गुजर सकती ना यार, इस तरह तो रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती। सर रिकॉर्डिंग का कोई पैटर्न बनाए, रिकॉर्डिंग का कोई तरीका बताएं जिससे ये सारी कैलकुलेशन फौरन हो जाए। इतना टाइम नहीं है, इतना टाइम नहीं है। तो वो तरीका जो बनाया गया बॉस, वो तरीका जो बनाया गया उसको हम क्या कहते हैं? बोलो सर, डबल एंट्री सिस्टम। सर वो डबल एंट्री सिस्टम क्या है? एक चीज को डेबिट किया जाएगा और दूसरी चीज को क्रेडिट किया जाएगा। सर सुन ले, पढ़ने का तरीका बॉस, पढ़ने का तरीका, जब लेक्चर दिया जाता है तो कॉपी नहीं करते, जब बोर्ड भर दिया जाएगा तो आपको 5-10 मिनट देंगे, ठीक है सर? अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट बनाना है, सारा फोकस कॉन्सेप्ट पे। डन हो गया लड़के? चले सर कौन सा तरीका? सर हमने बोला सर एक तरीका होता है जिसको हम क्या बोलते हैं सर? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। मतलब एक चीज को डेबिट किया जाएगा और दूसरी चीज को क्रेडिट किया जाएगा, जिसको तुम क्या बोलते हो? डबल एंट्री सिस्टम, या फिर एंट्रीज कर दिया आपने। एग्री करते हो? सर एंट्री करने के बाद एक चीज डेबिट हो गई, दूसरी चीज क्रेडिट हो गई, एक चीज डेबिट हो गई, दूसरी चीज क्रेडिट हो गई। सर एंट्री करने के बाद इंपैक्ट कहां चला जाता है मेरे पास? लेजर के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं बॉस? टी अकाउंट। लेजर, या फिर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बॉस? टी अकाउंट। ऐसा फिर सर टी अकाउंट बनाने के बाद इंपैक्ट कहां चला जाता है? ट्रायल बैलेंस में। ऐसा ही है, ये सब तुम लोग पढ़ चुके हो पीआरसी के अंदर, ऐसा ही है सर। ट्रायल बैलेंस के बाद सर अब आपकी रिकॉर्डिंग भी हो गई, समराइज भी हो गई। एग्री करते हो? लेकिन अभी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में डाटा नहीं आया। मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में डाटा बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है सर? मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में डाटा बनाने के लिए आपको इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी पड़ती है। ऐसा ही है जिसको तुम लोग क्या कहते हो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एग्री करते हो? सर ये सारा काम किया जाता है कंपनी के अंदर, डेफिनेटली किया जाता है सर, वरना माल खरीदते रहेंगे, बेचते रहेंगे, अगर हिसाब किताब मेंटेन नहीं किया जा रहा तो सर फिर तो मसले मसाइल है। सर जो बंदे ये काम कर रहे होते हैं बॉस, जो बंदे ये काम कर रहे होते हैं, उन टीम को, उस स्टाफ को, उन लोगों को सर क्या कहा जाता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले। सर क्या कहा जाता है बॉस? फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले। सर ये रिपोर्टिंग वाले, इनको क्या कहा जाता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले या फिर रिपोर्टिंग वाले। यानी कि सर इनका काम क्या है? ट्रांजैक्शन हो गई, माल बेच दिया, माल खरीद लिया, सैलरी अक्रू हो गई, सैलरी पे कर दी, उसकी रिकॉर्डिंग। यानी कि ऑफिस के अंदर डिपार्टमेंट बने हुए। एक डिपार्टमेंट मैंने बना दिया अकाउंट्स डिपार्टमेंट, उसके अंदर एक मैंने सब डिपार्टमेंट बना दिया। सर कौन सा वाला डिपार्टमेंट? फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला या रिपोर्टिंग वाला। इसका काम क्या है बॉस? जो ट्रांजैक्शन हो जाए उसको रिकॉर्ड करना, एक को डेबिट करना, दूसरे को क्रेडिट करना। एग्री करते हो? सर आगे बढ़िए। हमने बोला सर ठीक है, हमें एक ये एंगल तो समझ में आ गया। सर थोड़ा और बताइए, सर ये मैनेजमेंट क्या होते हैं? सर ये मैनेजमेंट क्या होते हैं भाई लोग? सोचो तो चाहे के 1-2 सिप लें। क्या बात है आपकी, बिल्कुल सर ये मैनेजमेंट कौन होते हैं? सर मैनेजमेंट का मतलब ऑर्गेनाइजेशन के बड़े लोग, कह सकता हूं मैं, ऑर्गेनाइजेशन के बड़े लोग। सर कौन बड़े लोग? सीईओ हो गए,
CFO का, इनको आजकल लीडर्स भी कहा जाता है, इनको आजकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लीडर्स भी कहा जाता है। सर ऑर्गेनाइजेशन के बड़े बंदे सर कौन से? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO, और मेरा भाई चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, जो इंशाल्लाह आप CA करने के बाद बनोगे। CA करने के बाद 8-10 साल मेहनत करने के बाद आप सबका टारगेट ये होता है। और सर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और बॉस डायरेक्टर्स। सर ये ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट होती है, मैनेजमेंट का मतलब बड़े लोग। सर इनका काम क्या होता है? डिसीजन मेकिंग। सर इनका काम करना नहीं होता, इनका काम करवाना भी नहीं होता। काम करवाने के लिए तो मैनेजर्स होते हैं, इनका काम क्या होता है बॉस? सर ये लोग करते क्या है? सर जी ये लोग डिसीजन मेकिंग करते हैं। सर ये लोग क्या करते हैं? डिसीजन मेकिंग करते हैं। सर किस किस्म के फैसले करते हैं? बॉस किस किस्म के फैसले करते हैं? हमने बोला सर ये लोग किस किस्म के फैसले करेंगे? फॉर एग्जाम्पल हमने बोला सर एक कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल सर एंग्रो। सर एंग्रो क्या बना रही है? ओमोर आइसक्रीम भी बना रही है, ऑलपर भी बना रही है, और ऑलपर क्रीम भी बना रही है। हमने बोला सर के एग्रो वाले को ये प्रोडक्ट बनाने के लिए मटेरियल चाहिए। सर क्या चाहिए उनको? मिल्क चाहिए। और फॉर एग्जांपल सर के इनकी फैक्ट्री लगी हुई साहिवाल पे, वहां पे किसानों ने जो है कोई भी डिस्प्यूट के तहत रोड ब्लॉक कर दिए, धरना हुआ है, और सर ये धरना हमारी एक्सपेक्टेशन है कि 10 दिन चलेगा। सर अब मटेरियल की, मिल्क की सप्लाई नहीं आ रही है। सर हम मिल्क बनाएं या फिर हम लोग आइसक्रीम बनाएं, या हम जो है ऑलपर दूध बनाएं, या फिर हम लोग ऑलपर क्रीम बनाएं। सर मिल्क तो चाहिए। हमने बोला सर सप्लाई नहीं आ रही है पीछे से, स्टोर में एक लिमिटेड क्वांटिटी अवेलेबल है, वो तो खत्म हो जाएगी 15 दिन की, 10 दिन की स्ट्राइक है, 7 दिन में खत्म हो जाएगी। सर हम क्या करें? सर क्या हम लोग तीनों प्रोडक्ट उसी स्पीड से बनाएं, या हम जो है वो एक को भी बनाना छोड़ दें, बाकी 2 को बनाएं? सर ये फैसला कौन करेगा? मैनेजमेंट करेगी। एग्री करते हो? ये फैसला कौन करेगा? मैनेजमेंट करेगी। सर इस फैसले को हम क्या बोलते हैं बॉस? इस फैसले को हम बोलते हैं लिमिटिंग फैक्टर। क्या बोलते हैं बॉस? लिमिटिंग फैक्टर। बात समझ में आई बॉस? मैंने क्या बोला? सर जे डॉट वाले, सर जे डॉट वाले क्या करते हैं? सर जे डॉट वालों का बिजनेस क्या है? बोलो सर। सर कपड़ा कुर्ता बना के बेचना, ऐसा ही है? ऐसा ही है। सर जे डॉट वालों के पास एक ऑर्डर आया चेज ये इम्तियाज की तरफ से, कह रहे सर हमें जो ना वो 14 अगस्त के लिए कोई कपड़े सिलवाने हैं, 14 अगस्त के लिए हमने टी शर्ट सिलवानी है, या 14 अगस्त के लिए हमने कोई कुर्ते हरे व्हाइट कलर के कुर्ते सिलवाने हैं। हमने बोला ठीक है सर सी देंगे। सर जे डॉट वालों ने बोला कि क्या ये आप कुर्ते हमसे हर महीने सिलवाएंगे? हमने बोला नहीं सर, सिर्फ ये 14 अगस्त के इवेंट है उसके लिए सिलवाए जाएंगे, अपने स्टोर में हम रखेंगे और वो बिकेंगे। हमने कहा ठीक है सर। सर ये ऑर्डर को मैं एक्सेप्ट करूं या ना करूं, ये फैसला कौन करेगा? मैनेजमेंट करेंगे। एग्री करते हो? ये फैसला कौन करेगा? ये इस किस्म की डिसीजन मेकिंग, इस किस्म की डिसीजन मेकिंग, इसको क्या कहा जाता है बॉस? स्पेशल ऑर्डर या फिर वन ऑफ ऑर्डर। ये वन ऑफ ऑर्डर आया था 14 अगस्त की शर्टे वटे सिलने का। ठीक हो गया सर? ठीक हो गया, क्लियर। फिर हम आगे बढ़े। हमने बोला सर कि यूनिलीवर है सर, यूनिलीवर के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनमें इनका एक प्रोडक्ट होता था लिप्टन टी, चाय लिप्टन टी, यूनिलीवर का प्रोडक्ट होता था। सर यूनिलीवर वालों ने फैसला लिया कोई 1 साल या 8-6 महीने पहले, 1 साल हो गया तकरीबन, कि सर हम इस यूनिलीवर के प्रोडक्ट को बेच देते हैं किसी दूसरी कंपनी को। अब हम जो है ना ये लिप्टन नहीं बनाएंगे। लिप्टन कौन बनाएगा सर? हमने बोला सर लिप्टन कोई और बनाए, अब हमें लिप्टन में काम नहीं करना है। जिस तरह 8-10 साल पहले यूनिलीवर ने डालडा को बेच दिया था, डालडा पहले यूनिलीवर का प्रोडक्ट था, फिर उन्होंने अलग किसी और को बेच दिया, इसी तरह से इन्होंने लिप्टन को भी सेल आउट कर दिया। सर ये फैसला कैसे लिया इन्होंने? ये फैसला क्या लिया सर? इन्होंने लिया। सर इसको हम क्या कहते हैं? शटडाउन या फिर डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। पढ़ेंगे हम ये सारी चीजें, ये पढ़नी है हमने। सर ये जो इतने सारे फैसले हो रहे हैं बॉस, ये जो इतने सारे फैसले हो रहे हैं कि ऐसी आंख बंद करके हो जाते हैं? सवाल। सर ये जो इतने सारे फैसले हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल सर ये जो फोन वाले, मोबाइल फोन वाले, सैमसंग वाले, आईफोन वाले, सैमसंग वाले, सर सैमसंग फोन के अंदर जो कैमरा लगता है, सर कैमरा जो है किसी भी मोबाइल फोन को हिट या फ्लॉप करने में एक इंपॉर्टेंट है। सर ये जो कैमरा लगता है मोबाइल फोन के अंदर, बॉस सैमसंग वाले खुद बनाते हैं खरीदते हैं? सवाल। खुद बनाते हैं खरीदते हैं? सर खरीदते होंगे सोनी से, कैनन से, बड़ी बड़ी कंपनी से। ये सर ये खुद नहीं बना सकते, पैसा नहीं है इनके पास।
टेक्नोलॉजी नहीं है सर, बहुत पैसा है। दुनिया की इतनी बड़ी कंपनीज है कि पाकिस्तान से ज्यादा रिजर्व है इनके पास, फॉरेन रिजर्व। पाकिस्तान को लोन दे सकते हैं, इतनी इतनी बड़ी कंपनीज है सर। क्या ये खुद नहीं बना सकते हैं? बनाए या नहीं बनाए, बनाए या नहीं बनाए, ये फैसला कौन करेंगे सर? मैनेजमेंट करेगी। एग्री करते हो सर? ये मेरे पास डिसीजन कहलाता है मेक और बाय का। एग्री करते हो बॉस? एग्री करते हो सर? मैनेजमेंट ये जो डिसीजन लेंगे इतने सारे, इसके अलावा भी ढेर सारे होते हैं। ये तो मैंने चल लिख दिया, इसके अलावा भी ढेर सारे होते हैं सर। मैनेजमेंट की आंख बंद करके डिसीजन मेकिंग करेंगे? मैनेजमेंट ने बोला यार कल हमारे घर में जो है ना वो टपाल टी आती है। मैनेजमेंट ने बोला यार मैं एक दावत में गया हुआ था, वहां पे ना हमारी लिप्टन टी आई हुई थी और मुझे ना बिल्कुल टेस्ट समझ में नहीं आया। दूसरे डायरेक्टर ने बोला यार कि मेरे साथ भी सेम ऐसे ही हुआ है। तीसरे ने बोला यार हम तो जो है ना टपाल के अलावा यूज ही नहीं करते। बात समझ में आ रही है? एक काम करते हैं, लिप्टन को बंद कर देते हैं। सर क्या फैसले ऐसे होते हैं? नहीं सर। फिर बॉस हमने बोला सर मेक और बाय। सैमसंग वालों ने डिसीजन लिया। हमने बोला यार मैं एक शादी में गया था, वहां पे एक बच्चे के पास ना आईफोन था, उसका मैंने कैमरे का रिजल्ट देखा, यार क्या क्लास का कैमरा था, और हमारे कैमरे का रिजल्ट अच्छा था लेकिन उस लेवल का नहीं था। हमने बोला सर क्या करें? हमने बोला एक काम करते हैं, हम कैमरा खुद बनाएंगे, फिर देखते हैं आईफोन को हम कंपीट कर पाते नहीं कर पाते। क्या फैसले ऐसे किए जाते हैं? नहीं सर। एग्री कर दो सर? स्पेशल ऑर्डर जे डॉट ने बोला लिमिटिंग सर, इनका स्पेशल ऑर्डर आया था जे डॉट के बाद 14 अगस्त की चेज इम्तियाज की शर्टें सीने का। सर क्या डिसीजन मेकिंग, क्या फैसला आया था? सर उन्होंने फैसला किया कि नहीं यार हमें पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत है, हम सबको एक काम करते हैं यार, अच्छा लगेगा हम ना पाकिस्तान की शर्टें सिएंगे, मजा आ जाएगा। हमने बोला सही है यार। क्या ऑर्डर ऐसे एक्सेप्ट किया जाता है? क्या फैसले ऐसे होते हैं? नहीं बॉस, फैसले ऐसे नहीं होते। फिर सर मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग करेंगे बेस्ड ऑन सम वर्किंग्स, बेस्ड ऑन नंबर्स, बेस्ड ऑन कैलकुलेशन। किसी से काम करवाया जाएगा। जे डॉट वालों के पास ऑर्डर आया था सर मैं शर्टें सीऊं या नहीं सीऊं। सर वो किसी बंदे को बोलेगा भाई ये तो बता कि इसमें मुनाफा आ रहा है कि नुकसान आ रहा है। एग्री? मुनाफा है क्या नुकसान है? सर सैमसंग वाला कैमरा खुद बनाए या परचेस करे, किसी से बोलेगा भैया मुझे कॉस्ट बता। सर कॉस्ट बता, बनाने में ज्यादा खर्चा आ रहा है या खरीदने में ज्यादा खर्चा आ रहा है? एग्री कर दो सर? शटडाउन वाला भी डिसीजन मेकिंग करवाएगा। आपके पास जो स्पेशल ऑर्डर एंग्रो वाले, उसके बाद मिल्क की सप्लाई शॉर्ट हो गई थी, वो किसी से वर्किंग करवाएगा। सर आइसक्रीम बनाओ तो कितना मुनाफा, कितना प्रॉफिट, और अगर मैं ऑल पर बनाऊं तो कितना प्रॉफिट, और अगर मैं ऑल पर क्रीम बनाऊं तो कितना प्रॉफिट। एग्री करते हैं सर? तो किसी से वर्किंग करवाई जाएगी, किसी से वर्किंग करवाई जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये जे डॉट वाले वर्किंग कैसे करेंगे? सर फॉर एग्जाम्पल ये जे डॉट वाले वर्किंग कैसे करेंगे? सर ये वर्किंग करेंगे सर कि मेरे पास ऑर्डर आया कितने का? सर मेरे पास ऑर्डर आया 10,000 शर्ट सीने का, मल्टीप्लाई बाय, और ये पार्टी जो है वो एक शर्ट के फॉर एग्जाम्पल 300 रुपए पे कर रही है। सर कितने पैसे पे कर रही है? 300 रुपए। लड़के कितना हो जाएगा, नंबर बताओगे? पक्का जीरो तो नहीं उड़ा दिए? कैलकुलेटर होता है, अंग्रेजों ने एक बनाया बड़ी मेहनत करके, यकीन करो, और अंग्रेजों ने हमें दिया, बोला कि सिर्फ आप इस्तेमाल करें बस। हाँ अब सही है ना? अब सही है ना? बड़ी मेहनत से बनाया अंग्रेजों ने भाई, उनकी मेहनत को जाया नहीं जाने दो। हाँ अब आया ना नंबर सही? कितना बॉस? 3 मिलियन। ऐसा लेस करेंगे सर, इस पे कितनी कॉस्ट इंकर्ड हुई है? लेस कॉस्ट। सर कितनी कॉस्ट इंकर्ड हुई है? बॉस कितनी शर्टें बनानी थी 14 अगस्त वाली? 10,000 मल्टीप्लाई बाय एक यूनिट बनाने में फॉर एग्जाम्पल 250 रुपए की कॉस्ट है। कितनी कॉस्ट है सर? 250 रुपए की। तो सर जी कितना हो गया? 2.5 मिलियन। ऐसा सर मुनाफा कितना? सर ये इंफॉर्मेशन अगर तुम मैनेजमेंट को दोगे तो अब मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में आसानी होगी। हवाओं में डिसीजन लेना तो सर मुश्किल है। एग्री करते हैं? अब मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में आसानी होगी कि हाँ यार अगर मैं इसका ऑर्डर एक्सेप्ट करता हूँ, 14 अगस्त की शर्टें सी के देता हूँ, 10,000 शर्टें, तो कितना प्रॉफिट बच रहा है मुझे? 5 लाख का मेरा। अब मैनेजमेंट सोचेगी, अब उसको डिसीजन मेकिंग करने में आसानी है। वो डिसीजन एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे उसकी मर्जी है भाई, उसकी कंपनी है, वो जवाब देंगे सेठ लोगों को। एग्री करते हो? लेकिन उनको आसानी होगी सर अब फैसला करने में। यस सर, अब डिसीजन मेकिंग करने में। सर ये वर्किंग करेगा कौन? बॉस कोई तो बंदा करेगा ना, कोई तो टीम करेगी जो ये वर्किंग करेगा। सर ये जो वर्किंग की जाती है उस टीम को हम क्या कहते हैं?
मैनेजमेंट अकाउंटिंग की टीम। क्या कहते हैं बॉस? मैनेजमेंट अकाउंटिंग की टीम। बात समझ में आई मैंने क्या बोल दिया? तो सर मैंने आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 2 डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिए। पहला डिपार्टमेंट कौन सा? सर जो कि रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन करता है। वो क्या करता है कि सर आप माल खरीद लें, माल बेच लें, तनख्वाह दे दें, मैं सिर्फ रिकॉर्डिंग करूंगा, एंट्री मार दूंगा, डेबिट क्रेडिट, और उसका इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक पहुंचा दूंगा। मैं आपको अकाउंट्स बना के दे दूंगा, मैं आपको बैलेंस शीट पीएनएल बना के दे दूंगा। एग्री करते हो? सर मैनेजमेंट ये एनालिसिस वाला काम, ये डिसीजन मेकिंग वाला काम, सर ये किससे करवाएंगे? किसी टीम से तो करवाएंगे ना भाई। उस टीम का नाम क्या होता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाला। क्या बात समझ में आ गई भाई? क्या सबके बात समझ में आ गई? सर यहां इसका मतलब ये हुआ कि बॉस मैंने एक दूसरा डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिया, और इस डिपार्टमेंट का मैंने नाम क्या दिया? इस डिपार्टमेंट का मैंने नाम क्या दिया? मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। क्या नाम दिया बॉस? मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। बात क्लियर हो रही है सबको? बात क्लियर हो रही है? सब्जेक्ट समझ में आ रहा है? यार मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब हमें काम करना है किसके लिए? मैनेजमेंट के लिए, ताकि इनको डिसीजन मेकिंग करने में आसानी हो जाए। एग्री करते हो? सर ये रिपोर्ट बनाएगा कौन? मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाला। सर ये इंफॉर्मेशन कौन देगा? इनको तो इंफॉर्मेशन चाहिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग वालों को कि सर आप हमें इंफॉर्मेशन देते रहे, आप हमें इंफॉर्मेशन देते रहे, और हम लोग जो है वो वर्किंग करके देते रहेंगे। सर ये 10,000 यूनिट का ऑर्डर आया, ये इंफॉर्मेशन कौन देगा? सेल्स वाला जो ऑर्डर लेकर आया होगा। ऑर्डर लेकर भी आना भी तो एक साइंस है ना भाई। सेल डायरेक्टर, सेल टीम वाला बंदा कि सर मैं ऑर्डर लेकर आया हूं, मुझे खबर पता चली थी कि चेज वाले ना 10,000 शर्टें सिलवाने वाले हैं, तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया और उनसे मैंने एक मीटिंग अरेंज की है। उन्होंने मुझे बताया कि सर हमारा इरादा है इस बार 14 अगस्त में 14 अगस्त की शर्टें बनवाने का, और हमने उनसे बात तय कर ली। उन्होंने बोला सर हमें 300 रुपए के हिसाब से खरीदनी है चीज। कितने के हिसाब से खरीदनी है? 300। सर ये इंफॉर्मेशन कौन लेकर आया? सेल्स टीम वाला। एग्री करते हो? सेल्स की इंफॉर्मेशन तो वही देगा। सर ये इंफॉर्मेशन कहां से आई? एक शर्ट बनाने में कितनी कॉस्ट आएगी? सर ये इंफॉर्मेशन कहां से आई है कि सर एक शर्ट बनाने पे कॉस्ट कितनी आएगी? सर ये इंफॉर्मेशन मुझे दी है बॉस, ये इंफॉर्मेशन मुझे दी है एक डिपार्टमेंट ने, एक लोगों ने, जिनका काम है कि एक यूनिट बनाने पे कॉस्ट कितनी आ रही है। एक यूनिट बनाने पे कॉस्ट। सर इस शर्ट बनाने में क्या क्या कॉस्ट लग रही होगी? सर कपड़ा लग रहा होगा, लेबर अपने पैसे लग रहे होंगे, जिस सिलाई मशीन में उसको सी रहे होंगे उसकी वजह से बिजली का बिल आ रहा होगा, और सिलाई मशीन लगी होगी फैक्ट्री के अंदर, कारखाने के अंदर, उसका किराया विराया भी होगा। एग्री करते हो? उसकी इंश्योरेंस भी होगी, उसका चौकीदार के पैसे भी होंगे, 10,000 खर्चे होते हैं वहां के। वो सारी कॉस्ट सर किसके लिए है? ये कपड़ा, फैब्रिक प्रोडक्ट, शर्ट बनाने के लिए। एग्री करते हो? इस शर्ट के ऊपर मटेरियल कपड़ा कितना लगा, इस शर्ट को सीने के लिए लेबर ने कितने, दर्जी ने कितने पैसे लिए, इस शर्ट को सीने से रिलेटेड बिजली का बिल कितना आया, फैक्ट्री में लगा दो फैक्ट्री का रेंट कितना था। एग्री करते हो? इसको हम क्या सर, ये जो कॉस्ट एक यूनिट की निकाल के देगा, ये जो एक यूनिट की कॉस्ट निकाल के देगा इस डिपार्टमेंट को, सर हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। क्या कहते हैं बॉस? तो मैंने सर 3 डिपार्टमेंट क्रिएट करवा दिए तुम्हारे कंपनी के अंदर। अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर ही 3 डिपार्टमेंट हो गए। सर पहला डिपार्टमेंट कौन सा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। काम क्या है सर? एंट्री, रिकॉर्डिंग। सर माल बेच दो, एंट्री में बनाऊंगा, डेबिट क्रेडिट मारूंगा, अकाउंट्स बना के दे दूंगा। दूसरा डिपार्टमेंट कौन सा? सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाला। सर ये किसके लिए काम करेगा? सर ये मैनेजमेंट के लिए काम करेगा। किसके लिए बॉस? मैनेजमेंट के लिए। कि सर अगर तो मैनेजमेंट जो भी डिसीजन मेकिंग करवाएगी उसके लिए वर्किंग किससे बनवाई जाएगी बॉस? इन लोगों से बनवाई जाएगी। एग्रीड? ये इंफॉर्मेशन लेगा, ये सिर्फ प्रेजेंटेशन इस तरह करके देगा। सर ये इंफॉर्मेशन किससे लेगा? सर ये डिफरेंट जगहों से इंफॉर्मेशन देगा। सर सेल्स वाली इंफॉर्मेशन किससे लेगा? सेल्स वालों से। और एक यूनिट बनाने पे कॉस्ट कितनी आ रही है, सर वो इंफॉर्मेशन कौन देगा? कॉस्ट अकाउंटिंग वाला। एग्री करते हो? ऑर्गेनाइजेशन में मैंने कितने डिपार्टमेंट बना दिए? 3। एग्रीड? लेकिन सर होता क्या है प्रैक्टिकली ये होता है कि सर मैनेजमेंट क्या डेली डिसीजन मेकिंग करेंगे, रोजाना सुबह उठ के फैसले करना शुरू कर देंगे? नहीं सर। इसका मतलब सर ये लोग रोजाना तो डिसीजन मेकिंग नहीं करते, क्वार्टरली हो गए, मंथली हो गए, ऐसा ही है। तो सर ये लोग फिर इस टीम को बनाने के बाद ये टीम करेगी क्या पूरे महीने? ठंड मचाएंगे, कोई काम नहीं होगा सर। एग्री करते हो? तो सर बेसिकली प्रैक्टिकली क्या होता है, इसी टीम से एक यूनिट की कॉस्ट वाला काम भी करवाया जाता है और इसी टीम से इनके लिए डिसीजन मेकिंग भी करवाई जाती है। बात समझ आई मैंने क्या बोला?
ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रैक्टिकली 2 डिपार्टमेंट होता है, एक रिकॉर्डिंग वाला और दूसरा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट वाला। कॉस्टिंग भी यही कर रहे होते हैं और मैनेजमेंट के लिए इंफॉर्मेशन भी यही प्रोवाइड कर रहे होते हैं ताकि डिसीजन मेकिंग करना आसान हो जाए, वरना इनके पास नॉर्मली इतना काम नहीं होता, तो इन्हीं से काम कराया जाता है। जब इस पेपर का नाम क्या रखा गया बॉस? जब इस पेपर का नाम क्या रखा गया? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बात समझ में आई बॉस? बात समझ में आई सर? यानी कि आपको एक यूनिट की कॉस्ट भी कैलकुलेट करनी है और मैनेजमेंट के लिए डिसीजन मेकिंग भी करवा के देनी है। क्या ये पेपर समझ में आया? सर ये पेपर है क्या? इस पेपर के अंदर हमने पढ़ना क्या है? बॉस बात समझ में आई? सर किसी को एतराज नहीं है? सर सिलेबस मैंने लिखवाया था, सर सिलेबस के सेक्शन सी पर आओ। सर सिलेबस के सेक्शन सी पर आओ। बॉस कौन कौन से टॉपिक लिखे मैंने? इन्वेंट्री मैनेजमेंट का। सर इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर फैसले क्या करने हैं कि सर आपने मटेरियल खरीदना है, डेफिनेटली खरीदना है, सर कितना खरीदें, ये फैसले होने, डिसीजन मेकिंग करनी है। दूसरा सर मैंने क्या लिखवाया? सीवीपी। तीसरा मैंने क्या लिखवाया बॉस? रेलेवेंट कॉस्टिंग। ये जो सी सेक्शन है ये इससे पर्टेनिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग से। यहाँ पे डिसीजन मेकिंग की जाएगी। एग्रीड। और सेक्शन ए और सेक्शन बी वो इससे रिलेटेड है, जिससे कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट किया जाएगा। डन हो गया बॉस? पहले आईकैप के अंदर ये 2 पेपर हुआ करते थे पहले जमाने, बहुत पुरानी बात है, 2010 वर्ष की, उससे ही पहले। कॉस्ट का अलग पेपर होता था और इसका अलग पेपर होता था। फिर उसके बाद इन्होंने एक साथ ही मर्ज कर दिया, सब इधर डाल दिया, तो सब हमें यहाँ पे पढ़ना है। फिट है बॉस? क्या हमें पेपर समझ में आया कि सर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हमने करना क्या है? सर हमने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना सीखनी है कि एक कपड़े बनाने पे, एक शर्ट बनाने पे कॉस्ट कितनी है, 1 लीटर पेट्रोल बनाने पे कॉस्ट कितनी आ रही है, सर एक एसी बनाने पे कॉस्ट कितनी है, एक डिफ्रीजर बनाने पे कॉस्ट कितनी है, एक मार्कर बनाने पे कॉस्ट कितनी है, 1 किलो जो है वो चीनी बनाने में कॉस्ट कितनी है, 1 किलो जो है वो पत्ती टी बनाने में कॉस्ट कितनी है, ये काम करना है। और दूसरा काम हमें क्या करना है कि सर डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन, बेस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है ताकि उनको डिसीजन मेकिंग करने में आसानी हो जाए। फिट हो गया बॉस? चले सर अब मैं आपको 5 मिनट देता हूं, अब आप इसको कॉपी करेंगे आराम से तसल्ली के साथ, फिर हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। चले भाई, रिकॉर्डिंग वालों, ऑनलाइन वालों, कॉपी करो बॉस। कोई सवाल है तो पूछ लो, कोई सवाल है तो पूछ लो। लिमिटिंग फैक्टर ये होता है बॉस, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, हाँ चलो, हमने बोला बॉस कि ना हम लोग जो है वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल सर एक टेक्सटाइल है, वो बेडशीट भी बना रही है, पर्दे भी बना रही है और नॉर्मल पहनने वाले कपड़े भी बना रही है। 3 किस्म की प्रोडक्ट। लेबर स्ट्राइक पे चलेगा। लेबर ने बोला सर हम काम नहीं कर रहे, हमारे मुतालबात पूरे करो। चंद लेबर थी जिन्होंने बोला नहीं सर हम आपके साथ हम काम करेंगे। अब कंपनी के पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिट हो गए। पहले लेबर के हम लोग महीने के 50,000 घंटे होते थे हमारे पास, काम कराते थे। 40,000 घंटे लेबर स्ट्राइक पर है, काम नहीं कर रहे हैं। 10,000 बोल रहे हैं नहीं सर ये बेकार बातें कर रहे हैं, हम काम करेंगे आपके साथ। अब मैं उनसे पर्दे सिलवाऊं, अब मैं उनसे जो है ना वो बेडशीट सिलवाऊं, या मैं उनसे जो है ना वो ड्रेसेस सिलवाऊं। सर क्या सिलवाऊं? ये डिसीजन मेकिंग करनी है मैनेजमेंट ने। ये कहलाता है आपके पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिट हो गए, लेबर लिमिट हो गई, नई लेबर आ भी नहीं सकती, उसको ट्रेनिंग करना मसला है। तो अब आगे रिसोर्सेज लिमिट होगा। अब मैं क्या सिलवाऊं इन तीनों में से? सर वो सिलवाऊंगा जिसमें प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होगा। ये लिमिटिंग फैक्टर है। वही चीज है, वही चीज है। वही सब वही है, थोड़ा सा एडवांस हो गया बस। वीडियो चली गई है, आ गई? बेसिक के यार तकरीबन 5 लेक्चर होंगे। बेसिक बनाने में तकरीबन 5 लेक्चर लगेंगे, क्योंकि इसके अंदर हाई लो मेथड भी कवर कराएंगे और हाई लो मेथड भी जो है ना वो एग्जाम में बहुत आता है।
ठीक है भाई। तारिक मलिक, सर आपकी बुक में पीपी होंगे। ये पीपी क्या होता है भाई? पास पेपर। हाँ, पास पेपर ही दोगे, पढ़ना ही उसी से, वही दोगे पास पेपर भाई, पढ़ना ही उसी से यार, सवाल ही उसके करने हैं। दुनिया जहां गया सवाल कर लो, पास पेपर ना करो तो बेकार है भाई, पेपर देने नहीं जाना भाई फिर तो। क्लासेस हमारी हफ्ते में सर 4 होंगी, 4 होंगी। फ्राइडे को हम छुट्टी मनाते हैं, हफ्ते को हम छुट्टी मनाते हैं, इतवार को हम छुट्टी मनाते हैं, 3 दिन हम छुट्टी करते हैं, जुम्मा, हफ्ता, इतवार। रमजान में देखते हैं यार कुछ सेटिंग क्या होती है, मुश्किल होगी लेकिन क्या करें यार, पढ़ना तो है ना, मेहनत तो करनी है ना। सर आखिरी के 4 ही होगी, ये क्या होता है भाई? आखिरी के 4 ही होगी, ये समझ में नहीं है। आखिरी तक 4 ही क्लास होंगी सर, 75 लेक्चर चाहिए, मैंने आपको बोला ना। अपना तो सीधा सीधा हिसाब है भाई, तो अपना पूरा प्लान बना हुआ है, हमें यही पता है कि लेक्चर नंबर 32 में क्या कराना है, पूरा प्लान बना हुआ है। थोड़ा सा प्लान ऊपर नीचे हो जाता है, 75 की जगह 76 हो जाएगा, 77 हो जाएगा बस। ये डिपेंड करता है कि रमज़ान के बाद क्या सीन होगा, रमज़ान में क्या सीन होगा। जिस तरह ऐसा होता है कि रमज़ान के आखिरी अशरे तक आके ना सब ख़त्म हो चुके होते हैं, और 5 दिन पहले तो बिल्कुल जो है ना वो बेड से उठने की भी हिम्मत नहीं होती, ये तो हमने देखा है। और फिर ऑफ 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 और इस सब के नारे लगते हैं, फिर उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली रमज़ान के बाद आएगा। इम्पैक्ट तो आएगा ना यार, कोर्स तो कंप्लीट कराना है ना। देखते हैं क्या सिनेरियो है यार, ये वायर मुझसे हिल रहा है। सर मैंने पास पेपर देखा है और बहुत मुश्किल लग रही है, कैसे सॉल्व होंगे सोच कर ही टेंशन होती है। तारिक मलिक भाई अभी पास पेपर क्यों देख लिया यार, अजीब बातें कर रहे हो भाई, अभी तो पढ़ाई शुरू नहीं की, अभी क्यों देख लिया पास पेपर? कैसी बातें कर रहा है यार, पढ़ेंगे तो पास पेपर देखो ना, अभी से देख के क्या होगा, अभी थोड़ी कुछ समझ में आएगा। जी बॉस डन। कोई भाई कॉपी कर रहा है? चलो 1 मिनट और देते हैं, शुरू करते हैं। डन है बॉस। चले सर आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे बात को लेके। तो मैंने बोला बॉस के हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 2 डिपार्टमेंट क्रिएट हो गए बॉस। कौन से? एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला और बॉस एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाला। मानते हो कि नहीं मानते सर? मानते कि नहीं मानते ऐसा? चले सर, मैंने बोला बॉस पर्पस। सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले का पर्पस क्या है, मकसद क्या है जी? बोलो 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 सर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले का मकसद क्या है? सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, हाँ कि ना? ऐसा ही है जिसको आप लोग क्या बोलते हैं बॉस? रिपोर्टिंग। इसका मकसद क्या है सर? रिपोर्टिंग करना। जबकि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले का मकसद क्या है सर? सर जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग वाले का, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले का मकसद क्या है? बोलो सर, 2 मकसद। कॉस्टिंग वाले का मकसद क्या है कि सर एक शर्ट बनाने पे कॉस्ट कितनी आ रही है, एक $, एसी बनाने पे कॉस्ट कितनी आ रही है, एक फ्रिज बनाने पे कॉस्ट कितनी आ रही है, 1 लीटर पेट्रोल बनाने पे कॉस्ट कितनी आ रही है, यानी के कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना। और मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन देना ताकि उनको डिसीजन मेकिंग करने में आसानी हो जाए, यानी कि प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट। मानते कि नहीं मानते ऐसा? सर किसी का एतराज नहीं है, फिट है। चले सर आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला बॉस
सर इनकी रिपोर्टिंग किसको है? सर इनकी रिपोर्टिंग किसको है? मतलब ये किसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे? ये किसके लिए काम कर रहे हैं? सर ये किसके लिए काम कर रहे हैं? यानी कि इनकी रिपोर्टिंग किसको है? रिपोर्ट टू। ये किसको रिपोर्ट करेंगे? रिपोर्ट टू। सर ये किसको रिपोर्ट करेंगे? अकाउंटिंग वाले। सर अकाउंट्स किसके लिए बनाए जाते हैं बॉस? फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके लिए बनाई जाती है? मालिकों के लिए। मेजॉरिटी किसके लिए बनाई जाती है? मालिकों के लिए। सर मालिक कौन होते हैं? सर मालिक कौन होते हैं? शेयर होल्डर। ऐसा ही है, ऐसा ही है। सर इनकी रिपोर्टिंग किसको है? बेसिकली ये जो अकाउंट्स बना रहे हैं किसके लिए बना रहे हैं? शेयर होल्डर के लिए। इधर आइए, इधर आइए। सर ये किसके लिए काम कर रहा है? सर ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं किसको? प्रोवाइड डाटा किसको सबमिट कराएंगे? मैनेजमेंट को। किसको प्रोवाइड करेंगे सर? मैनेजमेंट को। बात मानते हैं? सर मैनेजमेंट कंपनी के अंदर है कि कंपनी के बाहर? अंदर है। इसको हम बोलेंगे सर इंटरनल। कह सकता हूं मैं इंटरनल। सर शेयर होल्डर कंपनी के अंदर है कि बाहर? बाहर है। इसको हम क्या बोलेंगे बॉस? एक्सटर्नल। बात मानते हो कि नहीं मानते? हाँ क्या ना? एग्रीड। आगे सर। सर मुझे थोड़ी सी बातें बताओ पुरानी। हमने एक मशीन खरीदी 1 लाख रुपए की। एंट्री क्या बनाता है? मशीन डेबिट। सर मशीन कहाँ दिखेगी? बैलेंस शीट में दिखेगी। एग्रीड। सर ऐसे कैसे? एक्सपेंस में दिखा दो। कोई पकड़ने वाला है? ऑर्डर पकड़ेगा। और सर वो क्या बोलेगा? सवाल है। हम बोलेंगे सर मेरी मर्जी, मेरी कंपनी, मेरा पैसा लगा हुआ है भाई, तू कौन होता है बोलने वाला? सवाल है। यस सर। हमने बोला कि सर अकाउंटिंग वाले अपनी मर्जी से अकाउंटिंग नहीं कर सकते। सर अकाउंटिंग वाले अपनी मर्जी से अकाउंटिंग नहीं कर सकते। सर इनके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। सर इनके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। हाँ के ना? हाँ के ना? हमने बोला सर क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है इसके लिए? आप लोग अपनी मर्जी से किसी को भी डेबिट क्रेडिट नहीं कर सकते सर, बल्कि जो बोला गया है उसी को डेबिट या क्रेडिट मारोगे, अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। सर वो बात किसने बोली है बॉस? IFRS ने या फिर IAS ने। एक ही बात है, एक ही बात है। एग्रीड। सर जबकि जो ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट वाला है, जबकि जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट वाला है सर, इसको किसी ने बोला रूल्स एंड रेगुलेशन डिसाइड करने के लिए। फॉर एग्जांपल हमने बोला सर के सर ये जो कॉस्ट है, सर ये जो कॉस्ट है आपने इसके अंदर जो है ना वो इसने आपने जो प्राइसिंग कर रहे हो, जो मैनेजमेंट जो कीमत डिसाइड कर रही है, प्राइसिंग डिसाइड करने के लिए कॉस्ट का पता होना बहुत जरूरी है कि सर 1 यूनिट बनाने पे कॉस्ट कितनी आ रही है। सर क्या किसी ने बोला कि इसके अंदर ये कॉस्ट लो, कोई सेट ऑफ रूल्स, कोई प्रिंसिपल? नहीं सर, इसमें मेरे पास कोई रूल्स, कोई रेगुलेशन, कोई प्रोसीजर नहीं है, बल्कि क्या किया जाता है जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है, जो एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है, जो एक ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है, जो एक आपको सेंसेबल सही लग रहा है, उस बेसिस पे की जाती है। जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले के हिसाब से ऐसा नहीं होता। सर जो IFRS IAS ने बोल दिया मशीन डेबिट तो डेबिट भाई, अब मैं इसको एक्सपेंस नहीं कर सकता। एग्री करते हो? एग्री करते हो? सर किसी को एतराज? आगे बढ़े। सर इनका मकसद क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले का? है लड़के, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले का मकसद क्या है? सर अकाउंट्स बनाना, रिपोर्ट बनाना, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। सर कितने? 2 साल की एक साथ, 3 साल की एक साथ है जी, 1.5 साल की एक साथ, 14 महीने की एक साथ? नहीं सर। कितने से की? तुम्हें कैसे पता सर 1.5 साल की? सवाल। हमने बोला सर इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? आपको जो अपने अकाउंट्स रिपोर्ट बनाने हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? सर एक तो ईयरली, और अगर लिस्टेड कंपनी है तो क्वार्टरली। सर लिस्टेड कंपनी क्या होता है ये तो पढ़ोगे अपने कैफ 7 में पढ़ोगे, कंपनी लॉ के अंदर। हाँ कंपनी लॉ के अंदर पढ़ोगे। डन है बॉस? डन है बॉस? सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाला, मैनेजमेंट ने बोला यार हमें एक डिसीजन मेकिंग करनी है और हमें खबर पता चली है कि सर स्ट्राइक हो गई है और किसानों ने रोड ब्लॉक कर दिया है और मिल की सप्लाई नहीं आ रही, गाड़ियां वहीं रुकी हुई। उन्होंने बोला कि सर बड़ा खतरनाक धरना है, बिल्कुल आगे आने नहीं दे रहे, और 10 दिन बाद हमें लग रहा है, हमारी एक्सपेक्टेशन है कि 10 दिन तक ये धरना चलेगा और बड़ा खतरनाक धरना है।
मैनेजमेंट ने बोला यार अच्छा, मैनेजमेंट ने कॉल की, बोला यार स्टॉक में कितना, स्टोर में कितना मिल्क पड़ा हुआ है। हमने बोला सर स्टोर के अंदर जो है वो 20,000 लीटर पड़ा हुआ है। कितना पड़ा हुआ है? 20,000 लीटर। उसने बोला सर ये कितने दिन की खपत है, कितने दिन तक हम प्रोडक्ट बना के बेच सकते हैं? हमने बोला सर ये तो 6 दिन के अंदर मटेरियल खत्म हो जाएगा, 4 दिन मशीन बंद रखनी पड़ेगी। हमने बोला हाँ सर। उसने बोला, मैनेजमेंट ने बोला सर कुछ फैसला करो, सर ये बताओ कि अगर मैं एक प्रोडक्ट को बंद कर दूं, दूसरे प्रोडक्ट को चालू रखूं, तो किस में ज्यादा प्रॉफिट है? मैंने मैनेजमेंट को बोला कि सर आप जरा रुके, मैं अपना लैपटॉप खोलता हूं, जरा आपको वर्किंग करके देता हूं। सर वर्किंग कितने दिन में दूंगा? 1 दिन में, 2 दिन में, ईयरली, क्वार्टरली, फ्रीक्वेंसी क्या होगी? जो मैनेजमेंट बोलेगी बॉस। नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ने बोला सर अर्जेंट डिसीजन है, फटाफट जहां भी बैठे हो लैपटॉप खोलो, फटाफट बताओ मुझको 2 घंटे के अंदर। एग्रीड? एग्रीड। मैनेजमेंट ने बोला भाई आराम से यार 3 दिन में दे देना, खैर है 3 दिन में दे देना, खैर है। हम 3 दिन में देंगे। एग्री करते हो? ऐसा सीन तो नहीं होगा ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला, सर जब दिल चाहे अकाउंट्स बना दे, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। सर किसने बोला ईयरली बनाओ? ईयरली बनाओ। एग्रीड। यहां पे आप क्या करोगे सर? फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? सर फ्रीक्वेंसी होगी एज पर मैनेजमेंट। फ्रीक्वेंसी क्या होगी सर? एज पर मैनेजमेंट। एग्री करते हो? एग्रीड। सर ये किसने बोला कि साल पे बनाओ, क्वार्टर पे बनाओ? सवाल है। हाँ सर साल पे बनाओ, ईयर पे बनाओ। सर ये बोला है, हमारे पास एक कानून है जिसको हम बोलते हैं कंपनीज एक्ट। क्या बोलते हैं बॉस? कंपनीज एक्ट। ये भी तुम पढ़ोगे कैप 7 के अंदर, पेपर का नाम ही यही है, कंपनी लॉ। जबकि यहां पे ऐसा कोई कानून, ऐसा कोई लॉ नहीं है। डन हो गई बात? सर किसी को एतराज? सर ये अकाउंट्स बना के किसको सबमिट किए जाएंगे? शेयर होल्डर को। सर शेयर होल्डर बोलेगा भाई मुझको क्या पता तूने सही काम किया गलत काम किया, 2 नंबर तो नहीं अकाउंट बना दिए, छुपा दी चीजें। मुझे तो वही पता चलेगा जो तुम मुझे दिखाओगे। अगर तुमने कुछ गबन किया है, तुमने कुछ गड़बड़ किया, तुम तो छुपा दोगे। एग्रीड। मैनेजमेंट ने गबन किया, तुम तो मैनेजमेंट के बंदे हो भाई, तनख्वाह वनख्वाह, प्रमोशन, सैलरी, बोनस तो मैनेजमेंट दे रही है तुमको, तुम छुपा दो तो मुझे तो पता ही नहीं चलेगा, पैसा तो मेरा लगा हुआ है। तो सर इनके काम को क्या करवाया जाता है? वेरीफाई करवाया जाता है, वेरिफिकेशन करवाई जाती है, और उसको हम क्या नाम देते हैं? ऑडिट का। सर इसको ऑडिट कराया जाता है। बात मानते हो? ऑडिट किससे करवाया जाता है सर? बाहर के बंदों से। किससे करवाया जाता है सर? बाहर के बंदे जो कंपनी के एम्प्लॉय नहीं होते सर, नहीं होते सर। ऐसे ऑडिट को हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल ऑडिट। ओके जी, नाम तुम लोगों ने सुना होगा, PwC, EY, नाम सुना होगा। ऐसा वहां पे भी सब आप लोग को जाना है इंशाल्लाह, आज नहीं तो कल, लेकिन पहुंचोगे जरूर, जर्नी तो वही है। चले सर, इसको हम क्या कहते हैं बॉस? वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन। इधर आओ सर, इनके काम की वेरिफिकेशन। अच्छा ये वेरिफिकेशन बाय लॉ है, किस लॉ के अंदर है? एज पर कंपनी एक्ट। सर उसके बगैर बेकार है, आप जो अकाउंट्स बनाओगे उसके बगैर सिर्फ कागज है, कोई इसकी वैल्यू नहीं है। उसके बाद ऑडिटर का ठप्पा लग जाएगा, अब इसकी वैल्यू है। ऐसा हमने बोला बॉस इनके काम को कौन चेक करेगा, इनके काम को कौन वेरीफाई करेगा? सर इनके काम को वेरीफाई करना या ना करना वो मैनेजमेंट के ऊपर है। मैनेजमेंट चाहे तो नहीं सर सही है, जो बंदा रिपोर्ट बना के दे रहा मुझे ट्रस्ट है कि यार उसने सही काम किया है, अच्छा काबिल बंदा है, एग्री करते हैं। सर जरूरी नहीं है, लेकिन अगर मैनेजमेंट चाहे कि नहीं सर मैं इतना बड़ा डिसीजन लेने जा रहा हूं, एक दूसरा बंदा भी उसको वेरीफाई कर ले, तो वो उसको इंटरनल ऑडिट करवा देता है। ऑडिट का एक और डिपार्टमेंट होता है जो कंपनी के अंदर ही होता है, इंटरनल ऑडिट, जो कंपनी के अंदर ही मामला को ऑडिट कर रहा होता है। एग्रीड। बनना चाहे तो जरूरी नहीं होता। सर नॉर्मली मैनेजमेंट के ऐसे डिसीजन मेकिंग में हम लोग ऑडिट वालों को भी इन्वॉल्व, इंटरनल ऑडिट वालों को भी इन्वॉल्व नहीं करते, क्योंकि जो डिसीजन मेकिंग होते हैं वो थोड़ी कॉन्फिडेंशियल होती है, तो सिर्फ 2, 3, 4 लोगों को पता होता है, इससे ज्यादा लोगों को हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते। डन हो गई बात? डन हो गई बात? तो सर ये मेरे पास कुछ डिफरेंसेस होते हैं, डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्या सबको समझ में आया? क्या सबका माइंड क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट बना मेरा भाई? पक्का? कोई सवाल नहीं है? बॉस कॉपी करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। चले सर, फिर आपको दिए गए 2, 3, 4 मिनट। जी भाई ऑनलाइन वालों कोई क्वेश्चन, कोई मसले मसाइल तो पूछिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चले सर आगे बढ़ते हैं। सर कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? बॉस कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, मकसद क्या है? कॉस्ट
पर यूनिट कैलकुलेट करना। कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है बॉस? कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना। सर ये यूनिट का मतलब क्या है जी? ये यूनिट का मतलब क्या है सर? यूनिट का मतलब फॉर एग्जाम्पल जनाब के अगर तो हमने डॉलेंस वाले हैं और सर इन्होंने अगर 100 एसी बनाई है तो कॉस्टिंग की जबान में क्या बोलेंगे? इन्होंने 100 यूनिट बनाए। एग्री करते हैं? एग्री करते हैं सर। फॉर एग्जाम्पल अगर तो ऑयल रिफाइनरी वाले उन्होंने 10,000 लीटर पेट्रोल बनाया है तो वो क्या वर्ड यूज करेंगे कॉस्टिंग की जबान में? 10,000 यूनिट बनाया है। ऐसा अगर तो जे डॉट वालों ने 50 कुर्ते सी दिए हैं जिसको बेचा जाएगा तो क्या बोलेंगे? इन्होंने 50 यूनिट बना दिए हैं। सर यूनिट का मतलब फॉर एग्जाम्पल सर कि अगर मैं बोलूं एसी एयर कंडीशन, फॉर एग्जाम्पल सर रेफ्रिजरेटर सर, फॉर एग्जाम्पल लीटर ऑफ पेट्रोल, इसको कॉस्टिंग की जबान में क्या बोला जाएगा? यूनिट बोला जाएगा। सर कॉस्टिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? सर कॉस्टिंग वालों का मकसद क्या है कि जनाब एक यूनिट पे कितनी कॉस्ट आ रही है। कॉस्टिंग पढ़ाई क्यों जाती है? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक डिपार्टमेंट क्यों क्रिएट किया जाता है? वो किस लिए? कि सर एक यूनिट बनाने पे कितनी कॉस्ट इंकर्ड हो रही है। सर मुझे एक बात बताते चलें बॉस, मुझे एक बात बताते चलें कि हमारे पास बिजनेस कितने किस्म के होते हैं। सर मुझे एक बात बताते चले कि हमारे पास बिजनेस कितने किस्म के होते हैं। सर सबसे पहले मेरे पास ट्रेडिंग बिजनेस, सबसे पहले बॉस मेरे पास कौन सा बिजनेस? ट्रेडिंग बिजनेस। सर ट्रेडिंग बिजनेस क्या कर रहा होता है? बोलो सर ट्रेडिंग बिजनेस का काम क्या होता है? सर ट्रेडिंग बिजनेस का काम जस्ट बाइंग एंड सेलिंग। सर क्या मतलब? मैंने गुड्स को जिस शक्ल में खरीदा उसी शक्ल में आगे मैंने सेल कर दिया। ऐसे बिजनेस को हम क्या कहते हैं? ट्रेडिंग बिजनेस। सर एक और बिजनेस होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सर्विस प्रोवाइडर। सर सर्विस प्रोवाइडर। सर एक और बिजनेस होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। जिसको हम लोग क्या कहते हैं बॉस? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। बॉस सुनेंगे, हमने बोला सर ट्रेडिंग बिजनेस कौन सा होता है? सर ट्रेडिंग बिजनेस वो बिजनेस जो कि इन्वेंट्री को बाय करता है और आगे फिर उसको सेल कर देता है। इन्वेंट्री को मैंने बाय किया, परचेज किया और उसको मैंने आगे एज इट इज सेल आउट कर दिया। ऐसे बिजनेस को हम क्या बोलते हैं सर? ट्रेडिंग बिजनेस। सर फॉर एग्जाम्पल देना शुरू करें। बोलो एग्जाम्पल दो मेरे भाई। होलसेलर, क्या बात कर दी आपने। सर होलसेलर क्या करता है? या फिर रिटेलर। सर क्या करते हैं लोग? कंपनी से माल खरीदा और उसको अपने दुकान पे ले आके रख दिया और एज इट इज आगे उसको सेल कर दिया। ऐसे बिजनेस को हम क्या कहते हैं? ट्रेडिंग बिजनेस। ऐसा फॉर एग्जाम्पल सर इम्तियाज सुपर स्टोर होलसेल रिटेलर, यही है। हाँ अब इम्तियाज वाला थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग में भी आ गया, मैदे वैदे और ये सारे वो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी आ गया। एग्री? थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं। और सर चेजअप, ये तो है ही रिटेल वगैरह के अंदर, ये तो मेरे ख्याल से मैन्युफैक्चरिंग में तो उसका कोई नहीं है। एग्री? सर ये कौन सा बिजनेस है? जस्ट बाइंग एंड सेलिंग। बोले तो ट्रेडर। और बोलो सर ये मेडिकल स्टोर, दवागो मेडिकल स्टोर। सर ये प्राइवेट कंपनी है, पता है आपको? सर ये प्राइवेट कंपनी है। सर काम क्या है इनका? सर फार्मास्यूटिकल कंपनी से मेडिसिन परचेज करना और आगे कस्टमर को सेल आउट कर देना। सर कैसा बिजनेस? ट्रेडिंग बिजनेस। एग्रीड। सर गाड़ियां जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, गाड़ियां इन्होंने इंपोर्ट की और आगे एज इट इज उसको सेल कर दी। ऐसा तो नहीं करते गाड़ी मर्सिडीज ऑडी इन्होंने इंपोर्ट की, उसका कलर बदला और आगे मार्केट में सेल कर दिया। सब बेड़ा खराब हो जाएगा, कोई नहीं खरीदेगा। ऐसा ही है। हमने बोला नहीं सर, कंपनी वाले ने साइड ग्लास सही नहीं लगाए। मेरे हिसाब से ना साइड ग्लास ऐसे होने चाहिए, सब बेड़ा खराब हो जाएगा, कोई नहीं खरीदेगा। ऐसा सर बिजनेस कौन सा है ये वाला? ट्रेडिंग बिजनेस। कौन सा सर? बाइंग एंड सेलिंग। सर मेरे को एक बात बताओ, कॉस्टिंग वालों का ऑब्जेक्टिव क्या है?
एक यूनिट पे कितनी कॉस्ट है सर? यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट निकालना कोई परेशानी की बात है क्या? मैं यहाँ पे क्वालिफाइड बंदे बिठाऊंगा, 3 4 5 बंदों की टीम बनाऊंगा कि सर तेरा काम कॉस्ट पर यूनिट निकालना है। दवा को सर एक मेडिसिन में बेचूं कितने की, पैराडोल का एक पत्ता में बेचूं कितना का, कॉस्ट पर यूनिट कैसे पता चलेगी बॉस? अरे मसला ही नहीं है सर, जिससे खरीदा पर्ची इनवॉइस पे लिखा हुआ होगा, नहीं लिखा हुआ होगा तो अमाउंट होगा और आपके पास क्वांटिटी होगी, डिवाइड मार लो। अब डिवाइड मारने के लिए मुझे क्या क्वालिफाइड बंदों की 5-6 बंदों की टीम बिठानी पड़ेगी? नहीं सर। तो सर यहाँ पे आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग वालों की डिमांड नहीं होती। इन इंडस्ट्री के अंदर कॉस्टिंग डिपार्टमेंट आपको नजर भी नहीं आता, काम ही नहीं है। सर क्या करेंगे, ठंड मचाएंगे पूरे दिन, ऐसा तो यहाँ पे कॉस्टिंग वालों का काम नहीं होता। सर यहाँ पे क्या हुआ, माल खरीदा, बेचा, तनख्वाह दी, रेंट पे किया, बिजली का बिल पे किया, कौन सा डिपार्टमेंट तुम्हें नजर आएगा? यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला। कौन सा वाला डिपार्टमेंट नजर आएगा बॉस? फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला। क्या सबों को बात समझ में आ रही है? क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? आगे पहुंचे बॉस, सर्विस प्रोवाइडर। आगे पहुंचे बॉस, सर्विस प्रोवाइडर। सर सर्विस प्रोवाइडर वाले ना कोई चीज खरीदते हैं और ना कोई चीज बेच रहे होते हैं, बल्कि क्या करते हैं सर? बल्कि क्या करते हैं? जस्ट प्रोवाइड सर्विस, जस्ट प्रोवाइड सर्विस। सर सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। भैया एग्जाम्पल देना शुरू करें बॉस, एग्जाम्पल देना शुरू करें। हाँ लड़के, बैंकर टीचर, हाँ बैंकर, बैंकिंग सिस्टम हमारा पूरा सर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। और डॉलेंस या लॉयर्स, हाँ लॉयर्स, लायर्स, बिल्कुल सही है। टीचर, हॉस्पिटल, डॉक्टर्स, अकाउंटिंग फर्म, ऑडिट फर्म, बिल्कुल सही बात, अकाउंटिंग फर्म या फिर ऑडिट फर्म, बिल्कुल सही बात। ऐसा करीम उबर, बंद हो गई ना तुम्हें कल से, चल रही है करीम उबर, ऐसा ही है। आईटी कंपनी, टेक्नोलॉजी कंपनी, सिक्योरिटी गार्ड, सर्विस प्रोवाइडर, ऐसा ढेर सारी है सर, ढेर सारी है। आइए बॉस, सर सुने, सर ना कोई चीज खरीद रहे हैं ना कोई चीज बेच रहे हैं, बल्कि क्या कर रहे हैं? सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। सर क्या कॉस्ट अकाउंटिंग अप्लाई होगी यहाँ पे? सर होती है, लेकिन टू द सर्टेन एक्सटेंट, पूरी 100% कॉस्टिंग अप्लाई नहीं होती। फॉर एग्जांपल सर हॉस्पिटल वालों की प्राइसिंग कैसे होती है? यानी कि वो कस्टमर तो क्या बोले बेचारे, पेशेंट से कितने पैसे चार्ज कर रहे होते हैं? हमने बोला सर वहां पे जो पैसे होते हैं वो पर बेड पर डे के हिसाब से होते हैं, फिक्स पैसे। इसके अलावा दवाइयाँ ववाइयाँ ये वो अलग है, पर बेड पर डे के हिसाब से। क्या मतलब सर, उन्होंने कॉस्टिंग की होगी ना कि सर इतनी कॉस्ट आ रही है तो उससे ऊपर हम पैसे लें। सर कॉस्ट कैसे निकाली कि उन्होंने? कि उस बिल्डिंग का, प्रेमिसेस का रेंट लिया होगा, कि उसकी एक्सपेक्टेड बिजली का बिल इतना आएगा, उसमें स्टाफ इतना है, उन सब की कॉस्ट को लिया होगा, डिवाइडेड बाय 30 दिन, डिवाइडेड बाय 100 बेड आएगा, तो पर बेड की कॉस्ट आ जाएगी। इतनी कॉस्टिंग होती है यहाँ पे इतनी कॉस्टिंग होती है। क्या यहाँ पे कॉस्टिंग डिपार्टमेंट नजर आएगा आपको? क्या सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर कॉस्टिंग डिपार्टमेंट नजर आता है? नहीं सर, सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर भी कॉस्टिंग डिपार्टमेंट नजर नहीं आता। अगर कोई छोटा मोटा काम होता ही है तो किससे करवा लिया जाता है? वो फाइनेंशियल वाले से करा लिया जाता है। यहां भी कॉस्टिंग डिपार्टमेंट आपको नहीं नजर आता, क्योंकि सर इतनी जरूरत ही नहीं है यार, क्या करेंगे, काम ही नहीं है इतना। डन सर। तीसरा बिजनेस कौन सा है मेरे पास? मलिक साहब स्क्रीन नहीं आ रही क्या? ऑनलाइन वालों किसी की भी स्क्रीन नहीं आ रही? ऑनलाइन वालों तारिक मलिक की स्क्रीन नहीं आ रही है? आ रही है। तारिक मलिक अपना पीसी स्टार्ट कर लो। चले सर, मैन्युफैक्चरिंग वाला बॉस, मैन्युफैक्चरिंग वाला सर क्या काम होता है इनका? हाँ लड़के बोलो सर, गुड्स को खुद तैयार करना, खुद बनाना, खुद रेडी करना और फिर मार्केट में इसको सेल कर देना। यानी कि मैं इसको बोलूंगा सर, माल खरीदा आपने, बाय किया, उसको बनाया, शक्ल बदली और फिर उसको मार्केट में सेल कर दी। ये कारोबार है भाई। आपने माल खरीदा, उसको बनाया, बोले तो उसकी शक्ल बदली और उसको फिर मार्केट के अंदर सेल कर दिया। ऐसे बिजनेस को हम क्या बोलते हैं बॉस? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल इंडस्ट्री। बिल्कुल सर फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल। सर टेक्सटाइल में क्या बन रहा है? सर कपड़ा बन रहा है। खरीदा क्या इन्होंने बॉस? सर कॉटन, रुई,
सर इन्होंने रुई खरीदी, रुई से धागा बनाया, धागे से कपड़ा बनाया, सफेद कपड़ा, सफेद कपड़े को फिर उन्होंने कलर दिया व्हाइट, ग्रीन, ब्लू, और फिर जाके फैब्रिक आपका तैयार हो गया। और सर सेकंड ऑटोमोबाइल, गारमेंट्स ले लो, ऑटोमोबाइल और फर्नीचर, और सर ऑयल रिफाइनरी। ऐसा सर गारमेंट्स वाले क्या करते हैं सर, इन्होंने फैब्रिक खरीदा, पूरे पूरे थान खरीदे और उसे भी शर्ट वर्ट बना के मार्केट के अंदर सेल करे। यानी कि हमने मटेरियल खरीदा, कपड़ा खरीदा, उसकी शक्ल बदली और फिर आगे शर्ट पैंट बना के सेल कर रहे हैं। फिर क्या है मेरे पास, ऑटोमोबाइल, सर गाड़ियां। सर क्या खरीदा इन्होंने, सर इन्होंने क्या खरीदा, स्टील खरीदा जिससे बॉडी बनेगी, टायर खरीदे, म्यूजिक सिस्टम खरीदा, स्पीकर खरीदा, सीट खरीदी, लेदर खरीदा, कारपेट खरीदे, कलर खरीदा और सबको मिला के गाड़ी बना के बेच दी। ऐसा सर फर्नीचर इंडस्ट्री ने क्या खरीदा, लकड़ी खरीदी, कुशन खरीदा, पॉलिश के लिए वो केमिकल खरीदा, सबको मिलाया और कुर्सियां बना के भेज दी। ऑयल रिफाइनरी ने क्या खरीदा, सर ऑयल रिफाइनरी ने आपके पास जो है वो क्रूड ऑयल, जो जमीन से तेल निकलता है वो क्रूड ऑयल खरीदा, उसको मशीनों में डाला और भी थोड़ा बहुत केमिकल मिलाया, उसको पकाया, हिलाया, एक सर्टेन टेम्परेचर पे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल बना के मार्केट के अंदर सेल कर दिया। और भी बहुत सारी इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, सर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में गुड को आप खुद मैन्युफैक्चर करके तैयार करके बेच रहे हो। सर कॉटन में रेड कलर का एक थान बना है, उसकी कॉस्ट पर यूनिट कितनी है। हमने बोला सर इसमें कपड़ा कौन सी किस्म का लगा, कपड़े की भी बड़ी किस्म है भाई, इसमें कॉटन कितना लगा हुआ है, पॉलिस्टर कितना लगा हुआ है, कौन से उसका लगा हुआ है, इसमें बड़ी किस्म है। कलर जो आपने डाला, केमिकल डाला, बेसिकली उस केमिकल की बड़ी किस्म है, बहुत किस्म है। हमने बोला सर एक इस थान पे, ये तो टेक्सटाइल वाले थान मान बना के बेचना है, कॉस्ट कितनी आ रही है। हमने बोला सर मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। सर मैं नहीं बता सकता इसमें कॉटन कौन सी वाली लगी, उसकी पूरा ट्रैकिंग भी रखनी पड़ेगी, उसमें वेस्टेज कितनी हुई सर वो भी लेनी पड़ेगी, धागा कौन सी किस्म का लगा, केमिकल कौन से किस्म का डाला सर वो भी देखना पड़ेगा, ये मशीनों में कितने घंटे चला, किस टेम्परेचर पे चला वो भी देखना पड़ेगा। इस खास मखसूस को हमने इतने ज्यादा टेम्परेचर पे चलाया जिसकी वजह से गैस का बिल इतना ज्यादा आया। एग्री करते हो सर, मेहनत करनी पड़ेगी, दिमाग लगाना पड़ेगा, टीम बिठानी पड़ेगी, सर जोड़ना पड़ेगा, सिस्टम बनाना पड़ेगा, तब जाके हम काबिल हो सकते हैं। 1-2 घंटे में मैं आपको जवाब नहीं दे सकता। बात समझ में आ रही है मैंने क्या बोला। सर इधर आइए, गारमेंट इंडस्ट्री में क्या खरीदा सर हमने पूरा पूरा थान खरीदा, शर्टें सिल रही है उसकी। हमने बोला सर ये जो शर्ट आप जो सिल रही है, ये जो शर्ट है इसमें कपड़ा कौन सा लगा, इसमें लेबर ये लार्ज है, मीडियम है, स्मॉल है, ये एक मसला, इस कपड़े की क्वालिटी कौन सी है। हम लोग जाते हैं शर्ट खरीदने के लिए, क्या सारी शर्टों की प्राइस एक जैसी होती है, नहीं सर, अलग अलग होती है। वजह सर उसकी कॉस्ट अलग अलग है, वजह उसके ऊपर जो चीजें लगी हुई है वो अलग अलग है। एग्री करते हो सर, इसकी एक शर्ट पे कॉस्ट कितनी आ रही है, सर मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम लगाना पड़ेगा, 3, 4, 8, 5 बंदे बैठेंगे क्वालिफाइड, सब बैठ के दिमाग लगाएंगे, फिर जाके हम इस नतीजे पे पहुंचेंगे। एग्री करते हैं, एग्री करते हैं सर। सेम गाड़ी, सेम फर्नीचर, ऑयल रिफाइनरी, सर हमने क्रूड ऑयल खरीदा, मशीन में डाला, पेट्रोल बना, मिट्टी का तेल बना, केरोसिन ऑयल बना, एक प्रोसेस से पता नहीं कितने सारे प्रोडक्ट बन गए। हमने बोला सर इस पेट्रोल, इस डीजल के ऊपर कितनी कॉस्ट आई है, सर मैंने बोला थोड़ा सा इस पे दिमाग लगाना पड़ेगा। सर 1 मीटर कपड़े पे कितनी कॉस्ट आई है, 1 लीटर पे कितनी कॉस्ट आई है, एक कुर्सी कितने पे बनी है। मैंने बोला सर बताओ, कॉस्ट नहीं बताओगे तो प्राइस डिसाइड करने पे मुझे बड़े मसले मसाइल होंगे। अंदाजे से, तुक्के से प्राइस नहीं कैलकुलेट कर सकता। अंदाजा तुक्का अगर कर दिया, पता चला कॉस्ट ज्यादा है, तुक्का तुमने कम का लगा लिया तो बेड़ा गर्क हो गया। एंड में पीएनएल बनाओगे, खूब माल बिक रहा है, आप खुश हो, सर सेल हो रही है, एंड में पीएनएल बनाएंगे तो क्या आएगा सर, लॉस आएगा। लॉस आएगा तो कॉस्ट का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सर यहां पे आपके पास 100% कॉस्टिंग अप्लाई होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट यहां पे पाया जाता है। सर जब भी कॉस्टिंग का जिक्र आए तो समझ जाना यहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कारखाना लगा हुआ है, फैक्ट्री लगी हुई है, प्रोडक्ट बन रहा है, माल तैयार हो रहा है और यहां पे कॉस्टिंग डिपार्टमेंट पाया जाएगा। एग्रीड सर। ट्रेडिंग के अंदर कॉस्टिंग डिपार्टमेंट नहीं होता। कभी तुमने सुना बैंकिंग के अंदर कॉस्टिंग डिपार्टमेंट है, कभी तुमने सुना लॉ फर्म के अंदर, ऑडिट फर्म के अंदर कॉस्टिंग डिपार्टमेंट है? नहीं सर, यहां पे कॉस्टिंग डिपार्टमेंट काम ही नहीं है इनका सर, काम ही नहीं है। तो काम इनका कहां पर है, वहां पे जहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही होगी, एक यूनिट बनाने पे कितनी कॉस्ट इंकर्ड हो रही होगी। क्या सबको बात समझ में आ रही है? तो सर ये पूरे पेपर
पेपर के अंदर आप लोग जो पढ़ेंगे आपका सारा माइंड किस तरफ होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ। गुड्स बन रहा है, हमने बाय किया, सर क्या बाय किया, हमने टेक्सटाइल के लिए कॉटन बाय किया, उसको हमने प्रोसेस किया, मेक किया, क्या मेक किया, कपड़ा मेक किया, और फिर हमने उसको सेल कर दिया। सर हमने क्या खरीदा, हमने फैब्रिक खरीदा, मेक किया, शर्ट वर्ट सी हमने, और शर्ट पैंट वगैरह सेल कर दी। ऑटोमोबाइल में हमने क्या क्या बाय किया, हमने स्टील इंजन, टायर, क्लच प्लेट, पता नहीं क्या क्या बाय किया, उसको हमने मेक किया, गाड़ी बनाई और सेल कर दिया। सेम फर्नीचर और सेम विद ऑयल रिफाइनरी। ऐसे बिजनेस को हम क्या बोलते हैं बॉस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। यहां पे क्या हो रहा होता है, हमने मटेरियल खरीदा, अल्फाज चेंज कर रहा हूं मैं अपने, मैंने मटेरियल खरीदा, उससे प्रोडक्ट बनाया और आगे मार्केट में सेल कर दिया। एक यूनिट कितने का सेल करें उसके लिए कॉस्ट तो बताओ। सर यहां पे मुझे कॉस्टिंग डिपार्टमेंट चाहिए होगा, यहां पे लोग बैठेंगे 8-10 टीम बना के, और फिर यहां पे सिस्टम भी बनाया जाएगा और फिर काम किया जाएगा। तो सर जब भी कॉस्टिंग का जिक्र आएगा आपका माइंड किस तरफ चला जाना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ, कि सर माल बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, मार्केट के अंदर सेल हो रहा है। क्या सबको समझ में आया, क्या सबको समझ में आया? चले सर कॉपी करेंगे और फिर हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। चले बॉस, सर ये रोज क्लास 2 घंटे की होगी। सर रमजान में 2 घंटे की, रमजान के बाद 2.5 घंटे की। सर हाँ जैसे ऑयल होता है वो बैलेंस में ट्रेड होता है। हाँ, तो अगर कोई कंपनी जो है ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रही है तो वो लीटर्स में उसका यूनिट होगा या बैरल? बैरल बैरल जो जमीन से निकालते हैं ना, जो क्रूड ऑयल होता है, क्रूड ऑयल दुनिया के अंदर बैरल पे होता है। तो जो कंपनीज खरीदती है ना वो बैरल के हिसाब से खरीदती हैं, फिर उसको जो आगे बेचती हैं वो लीटर के हिसाब से खरीदती हैं। तो ये भी एक साइंस है, इतना बैरल कन्वर्ट हो गया कितने लीटर के अंदर, वो भी एक साइंस है। तो मतलब टीम बिठानी पड़ती है। सर हमारे ऑयल रिफाइनरी में थी, जब हम लोग नेशनल रिफाइनरी में थे तो उसमें यही होता था, हम लोग जो इंपोर्ट करते थे वो सऊदीया से करते थे। आरामको जो सऊदी की कंपनी है, हमने वहाँ से इंपोर्ट किया आरामको, उसमें किया भी हमने डॉलर्स के अंदर और किया भी हमने किसके अंदर, बैरल के अंदर। फिर जब उसको हमने मंगवाया और यहाँ से हमने ऑयल रिफाइनरी के अंदर डाला तो पेट्रोल डीजल वगैरह बने। पेट्रोल डीजल आपको होता है लीटर में बिकता है, लेकिन जो फर्नेस ऑयल है जिससे तुम्हारी बिजली बनती है वो बिकता है टन में, तो उसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट अलग, मेट्रिक टन। और जो तुम्हारा एसफॉल्ट होता है, एसफॉल्ट भी निकलता है, एसफॉल्ट होता है जो रोड बनाने के लिए डामर लगता है ना, वो भी यहीं से निकलता है, वो बिकता है किलो के अंदर। तो उसकी ना बड़ी रॉकेट साइंस है, यानी जिस यूनिट में बिक रहा है वो यूनिट ले जाएगा। तो उसकी ना बड़ी रॉकेट साइंस है वहाँ की ना इंडस्ट्री की। लेकिन हमें तो टेक्सटाइल में दोनों की जरूरत पड़ती है, वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाले की भी, उसकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तो हर जगह है बॉस, यहाँ पे ज्यादा नहीं पड़ती है। हाँ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाला तो हर जगह है, उसकी डिमांड तो हर जगह है। रिकॉर्डिंग तो करनी है, खाता तो बनाना है ना भाई। डेफिनेटली बहुत होते हैं, काबिल आदमी के नखरे हर जगह होते हैं भाई, काबिल आदमी होना चाहिए। चले सर कॉपी करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। चले बहुत एक छोटी सी बात करके फिर क्लास को एंड की तरफ लेके जाते हैं। सर पेपर में थ्योरी आती है बॉस, पिछले 2 टाइम से 15-15 मार्क्स की थ्योरी आने लग गई है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमें थ्योरी भी के लिए भी इस बार मेहनत करनी है। सर ये जो आज की क्लास थी इसमें थ्योरी वाला पोर्शन क्या क्या आ सकता है एग्जाम के अंदर, डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये आ सकता है सर थ्योरी के अंदर। क्या लिख पाओगे, रट्टा लगा के लिख पाओगे या वैसे लिख पाओगे? वैसे लिख पाओगे सर, ये थ्योरी आती है एग्जाम में। जो आज की क्लास थी लेक्चर नंबर 1, इसके अंदर क्या थ्योरी आ सकती है, डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। लिख पाओगे सर, डेफिनेटली लिख पाओगे, रट्टा लगा के वैसे ही सर वैसे ही लिख पाओगे, इतना तो सेंस बन गया ना। डन, ये थ्योरी आती है, ये थ्योरी आती है। सर कितने दिन क्लास होगी? सर 4 दिन क्लास होगी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, जुम्मा हफ्ता इतवार, 3 दिन हम छुट्टी करते हैं। इतवार तो वैसे ही करते हैं ना, कुछ भी हो जाए, इतवार को पढ़ना और पढ़ाना हराम है, हम नहीं करते भाई। इंशाल्लाह हमारे जो है वो ऐसा शेड्यूल मेंटेन रहेगा कि बाद में भी जरूरत ना पड़े। इतवार को 75 लेक्चर, जहां देखेंगे हम कभी भी इश्यू हो रही है, छुट्टियां आ गई, बारिश का अगर सीजन चल पड़ा, ये सीजन है बारिश का, सही है, फिर सर मजबूरी हो जाएगी। लेकिन लास्ट टाइम भी अल्हम्दुलिल्लाह हो गया था, इसलिए हो गया था क्योंकि जब से हाइब्रिड सिस्टम आया ना, तो बच्चे को बोलते हैं भाई आप अपने हिसाब से सेफ रहें,
सही है, रिस्क ना ले, घर पे ऑनलाइन ले लें, सही है, रिस्क ना ले। खैर हम लोग तो पहुंच जाते हैं अगर नॉर्मल होता है। सर रमजान में भी क्लासेस होंगी? सर इंशाल्लाह होंगी। रमजान में कोई मना थोड़ी होता है पढ़ना यार, हाँ कम पढ़ना होता है लेकिन मना थोड़ी होता है, करनी पड़ेंगी। हाँ मुझे पता है सुस्ती होगी, कुछ होगा, क्लास की अटेंडेंस या थोड़ी कम हो जाए, फैक्टर है, लेकिन क्या करें यार। अगर अभी रमजान में नहीं पढ़ेंगे ना तो फिर रमजान के बाद आपको 6-7 दिन पढ़ना पड़ेगा, डेली क्लासेस होंगी, फिर फंस जाओगे। तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। सर रात को 12 बजे क्लास ले लें? सर रात को छोड़ो यार, बहनें बैठी हुई हैं, वरना इसका जवाब था मेरे पास। चले सर आगे बढ़ते हैं। बस 2 बातें करके हम लोग जो है फिर क्लास को एंड करते हैं। सर कॉस्ट अकाउंटिंग वाले का ऑब्जेक्टिव क्या है? सर वैसे तो कॉस्ट अकाउंटिंग वाले के ऑब्जेक्टिव 2, 3, 4 है, वो मैं वक्त के साथ साथ बताता चला जाऊंगा, अभी नहीं। हाँ सर कॉस्ट अकाउंटिंग वाले का ऑब्जेक्टिव क्या है बॉस? कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना, वो लिखा मैंने। सर यूनिट का तुम लोग को समझ में आ गया? यूनिट का आप लोग को समझ में आ गया। सर कॉस्ट का मतलब क्या है? एक्सपेंस कह सकता हूं मैं, कह सकता हूं सर। कॉस्ट 2 किस्म की तुम लोगों ने पढ़ा होगा, एक कैपिटल नेचर की, एक रेवेन्यू नेचर की। एग्रीड? कैपिटल नेचर वाली कॉस्ट को, जिसको तुम लोग कहते थे कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसको तुम लोग क्या करवाते थे? कैपिटलाइज करवाते थे। एग्री करते हो? सर दूसरे कौन से नेचर की होती थी? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, जिसको तुम लोग क्या करते थे? एक्सपेंस आउट कराते थे। सर ये वाली कॉस्ट का मतलब एक्सपेंस। सर एक्सपेंस कहां जाता है? इनकम स्टेटमेंट बोले तो पीएनएल, मैं तो पीएनएल कहता हूं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कहां जाता है सर ये? इनकम स्टेटमेंट बोले तो पीएनएल के अंदर। सर पीएनएल को जहन में लेकर आओ, सर पीएनएल को जहन में लेकर आओ। सर पीएनएल कैसा बना? सर पीएनएल को जहन में लेकर आओ। हमने बोला सर पीएनएल की शक्ल कुछ ऐसी बनी। सर पीएनएल को जहन में लेकर आइए, पीएनएल की शक्ल कुछ ऐसी बनी, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स बोलो या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलो, एक ही बात है, एक ही बात है। सर सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस किया जाएगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा? सर ग्रॉस प्रॉफिट। ऐसा ही है। फिर मैं लेस करूंगा सर इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस, पहले मैंने माइनस किया एडमिन एक्सपेंस, फिर सर मैंने माइनस किया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। ऐसा तो बॉस मेरे पास क्या आ गया? शॉर्टकट लिखना हुआ, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर आप लोग क्या करते हो? लेस इंटरेस्ट यानी के फाइनेंशियल चार्जेस, यानी के फाइनेंस कॉस्ट, सर इसको माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर सर लेस करेंगे टैक्स एक्सपेंस तो मेरे पास क्या आ जाएगा? सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एग्री करते हो? सर मुझे एक बात बताइए, मैंने बोला सर कॉस्ट का मतलब क्या होता है? एक्सपेंस कहां जाएगा? पीएनएल के अंदर। सर एक्सपेंस कहां जाएगा? पीएनएल के अंदर। ये पीएनएल बॉस। सर इसमें एक्सपेंस कौन कौन सा है? एक मानते हो, दूसरा मानते हो, तीसरा मानते हो, चौथा। हाँ टैक्स भी एक्सपेंस है लेकिन तो प्रॉफिट पे दे दिया जाता है। एग्रीड? सर ये 4 है मेरे पास, 1, 2, 3 और 4। हाँ कि ना? इसको मैं कह सकता हूं अपने एक्सपेंस की एलोकेशन कह सकता हूं मैं, बोले तो कॉस्ट की एलोकेशन कह सकता हूं मैं, इसको मैं कॉस्ट की क्लासिफिकेशन कह सकता हूं कि कुछ खर्चों को मैंने यहां डाला, कुछ खर्चों को मैंने यहां डाला, कुछ को यहां डाला, कुछ को यहां पे डाला। मैंने अपनी कॉस्ट, अपने एक्सपेंस को क्लासिफाई कर दिया। एग्री करते हैं? तो चलें सर आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम यहीं से बात को कंटिन्यू करेंगे। अगली क्लास हमारी इंशाल्लाह भी व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको बता देते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पे होना सब लोग भाई? सही सर, नेक्स्ट क्लास आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे बता देते हैं। शेड्यूल हमारा फिक्स हो जाएगा इंशाल्लाह और फिर वही चलेगा, 1-2 क्लासों तक ऐसे ही रहेगा। फिर इंशाल्लाह हम लोग अपना शेड्यूल फिक्स करके
पूरा सेशन हम लोग अपना शेड्यूल सेम रखेंगे। केएनएस में होता है ये शेड्यूल फिक्स हो जाता है। डन हो गया बॉस। सर लेक्चर नंबर 1 अगली क्लास के अंदर जब तुम आओगे तो बराए मेहरबानी खुदा के वास्ते लेक्चर नंबर 1 को रिवाइज करके आना। मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे, 5 से 10 मिनट। डन हो गया सर। चले सर आज की क्लास को उम्मीद करते हैं, फिर इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।